इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है और उस इवेंट में उन्हें कुछ चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट करवानी है। सो टू डू दैट दे हायर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि लेबर लेके आएँगे, एम्प्लॉइज़ लेके आएँगे, वर्कर्स लेके आएँगे, जो कि उन चीज़ों को बिल्ड करेंगे, वो जो कंस्ट्रक्शन करनी है उनको बनाएँगे। अब बाद में सोशल साइंटिस्ट को ये दिखता है जब कंस्ट्रक्शन पूरी-वूरी हो चुकी, इवेंट हो चुका, दे फाइंड आउट कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वो जो उसमें लेबर यूज़ हुई है, उन लेबरर्स को पूरी उनकी पेमेंट मिली नहीं है। उनको जितने पैसे मिलने चाहिए थे उतने उन्हें मिले नहीं। दे हैव बीन अंडरपेड। और जो उनसे काम करवाया गया वो भी उनको काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुई उनकी उसमें भी, बिकॉज़ उनको एक्स्ट्रा घंटे काम करवाया गया और जो पैसे भी थे वो भी कम दिए गए उनको। अब जब सोशल साइंटिस्ट ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हुआ है, ये तो इनजस्टिस हुआ है। तो वो पहुँच गए इस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो वर्कर्स का राइट है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसका वायलेशन हुआ है, उसको तोड़ा गया है, ठीक है? और कोर्ट में ये मामला चला जाता है तो कोर्ट भी कहता है कि हाँ, बात सही है एंड अंडर पे किया गया है और एक्स्ट्रा घंटे काम कराया गया है। तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको वो फिक्स होना चाहिए, उनको जो उनके पैसे मिलने चाहिए थे वो पूरे मिलने चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये चीज़ गलत करवाई उनको भी थोड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है? तो और ये गवर्नमेंट कर देती है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिससे चैप्टर स्टार्ट होता है। अब एक और एग्जाम्पल है हमारा यहीं पे। सपोज़ करो एक गाँव का, एक विलेज का एक आदमी है, ठीक है? यंग आदमी है, वो अर्ली 20s में है और उस पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि उसने कुछ वो लड़ाई-वड़ाई में पड़ गया जिसकी वज़ह से उस पे एक्यूज़ेशन लगाई जाती है कि इसने कुछ लोगों को मारा है, उनको इंजरीज़ दी हैं, ठीक है? अब उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, इंक्वायरी हुई, वहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि वो वहाँ पे ये कोई बोल देता है कि ये तो मेंटली अनस्टेबल है इंसान, तो ये तो ट्रायल के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। आप इस पे इसको तो आप कोर्ट में भी इस पे कार्रवाई नहीं कर सकते कि इसने सही करा, गलत करा, ठीक है? ये तो मेंटली अनस्टेबल है। तो वो जो प्रोसेस होना चाहिए था जहाँ पे ये पता लगे कि भाई वो बंदा सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कि सही में ये जो इस पे इल्ज़ाम लगा है कि इसने लोगों से लड़ाई करी है, वो सच बात है भी कि नहीं, वो चीज़ हो ही नहीं पाती है कभी, क्योंकि उसको मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जेल में रहते-रहते उसको फिर डॉक्टर्स वगैरह ट्रीट करते हैं आके, और जो साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट वगैरह वो सब आके ये फाइंड आउट करते हैं, वो कंक्लूड करते हैं कि यार ये बंदा मेंटली अनस्टेबल नहीं है। तो वो जो पहले रिपोर्ट आई थी ना, पुलिस वगैरह ने खुद ही कह दिया था कि मेंटली अनस्टेबल है, वो दैट वाज़ रॉन्ग। और ये अलग-अलग टाइम पे वो लोग मेंशन करते हैं, बट इसके रिस्पॉन्स में कोर्ट भी कुछ नहीं करता, पुलिस भी कोई भी कुछ नहीं करती। वो बेचारा 10, 20, 30, 40 साल ऐसे ही जेल के अंदर पड़ा रहता है। उस पे उसका इवन दो डॉक्टर्स आके कह के गए हैं कि ये बंदा ठीक है, आप इस पे कार्रवाई करो, फाइंड आउट करो कि वाज़ ही रॉन्गफुली एक्यूज़्ड या फिर इसके बारे में ये एक्यूज़ेशंस थी वो सही थी। कुछ भी नहीं होता अंटिल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरफेयर करता है इसमें, इस बंदे का केस लेता है और फिर वो आके कोर्ट में जाते हैं, और जब जाके फाइनली इस बंदे का केस उठता है और फिर फाइनली ये दिखा जाता है कि अच्छा ये बंदा तो रॉन्गफुली ही अक्यूज था, इसकी कोई गलती नहीं थी, ये कोई झगड़े में नहीं पड़ा था, इस पे एक गलत इल्ज़ाम लगाया हुआ था, और फिर कोर्ट उसको छोड़ देता है। बट अब जब वो बंदा छोड़ दिया, निकल गया वो जेल से, अब उसकी एज हो गई थी 80 साल। अब आप सोचो अर्ली 20s में उसको अक्यूज़ करा गया था इस चीज़ के लिए, एंड नाउ ही इज़ इन हिज़ लेट 70s, ऑलमोस्ट 80, ठीक है? तो उसकी तो पूरी लाइफ़ बर्बाद होगी ना, वो भी गलत एक्यूज़ेशन पे। और किसकी गलती थी यहाँ पे? रॉन्ग इंक्वायरी, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई थी, पुलिस की गलती, उन्होंने अपनी ढंग से रिपोर्टिंग नहीं करी, ठीक है? एफआईआर वो सब प्रोसेस ढंग से नहीं करा, वहाँ गड़बड़। और कोर्ट ने कभी अपना रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई ही नहीं कि अच्छा डॉक्टर्स जो कह रहे हो सब कुछ इग्नोर होता रहा, और इस बेचारे बंदे की पूरी लाइफ़ वेस्ट होगी। तो यहाँ पे इसको जेल से चाहे छोड़ भी दिया हो, मैटर तो कुछ नहीं करता ना, उसकी उसकी तो पूरी लाइफ बर्बाद होगी। और यहाँ पे इनजस्टिस हमको एक और दिखता है कि उसकी जो फंडामेंटल, एक और जो उसका फंडामेंटल राइट था, राइट टू लाइफ, ठीक है? वो यहाँ पे वायलेट हो जाता है और कोई उसका फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे फिक्स नहीं होता, रेक्टिफाई कुछ नहीं होता। यहाँ पे बस गलत हो गया और अब बस ऐसे ही जियो, अब मर जाओ जाके। तो यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, कॉल्ड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फर्स्ट वाला जो चैप्टर था उसमें हमने गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, उसके उसके फंक्शंस वगैरह डिफाइन करता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की पावर्स क्या क्या होती है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करता है, और हम कैसे गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, उसको हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे सकते। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। बट कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वही नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन और भी दूसरी चीज़ें करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करता है, जो कि इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। So let's begin with the definition of Bill of Rights. A Bill of Rights is a list of rights mentioned and protected by the Constitution. तो बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? एक लिस्ट ऐसे राइट्स की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं और वो प्रोटेक्ट करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हर सिटीजन को अवेलेबल होंगे ये राइट्स। प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट कभी भी इन राइट्स को छीन नहीं सकती, वो हटा नहीं सकती, ठीक है? ये मतलब हुआ प्रोटेक्शन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो इट प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड एंश्योर्स अ रेमेडी इन केस देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट इन राइट्स को छीनने की कोशिश करती है, हटाने की कोशिश करती है,
तो ना सिर्फ ये उनको प्रोटेक्ट करके रखता है बट कोई ना कोई साथ में फिक्स भी कर सकता है कि कैसे गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउड टू डू इट। सब कुछ डिफाइन करके कॉन्स्टिट्यूशन में जब कुछ स्पेसिफिक राइट्स के बारे में लिखा होता है ना, तो उसको बोला जाता है अ बिल ऑफ राइट्स। ये यूजुअल राइट्स से अलग होंगे, ठीक है? ये स्पेशल टाइप के राइट्स हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है ना। अब राइट्स तो आप आज न्यू राइट्स क्रिएट कर सकते हो, कल को और न्यू राइट्स क्रिएट हो जाएँगे। बट ये स्पेसिफिक कुछ राइट्स हैं जो कि तब से बने हुए हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। और अभी जो प्रोटेक्शन की बात करी ना कि दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, सो दीज आर नॉट ओनली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट बाकी सिटीजन्स या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी उन सब के अगेंस्ट भी ये राइट्स प्रोटेक्टेड है। कोई भी हार्म करने की कोशिश करता है आपके राइट्स को, तो उनके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन देता है। और गवर्नमेंट को ये ऑर्डर है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि हमेशा इन राइट्स को बचा के रखो। अगर कोई भी जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थ्रेटन करती है किसी भी सिटीजन के राइट को, तो गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरफेयर करे ताकि इन राइट्स को बचा के रखे। अब वो जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना इंटरफेयर करने की कि इन राइट्स की प्रोटेक्शन करके रखनी है, तो कई बार गवर्नमेंट खुद भी इन राइट्स को थोड़ा-सा हार्म पहुँचाने की कोशिश करने लग जाती है, थ्रेटन कर देती है। तो जैसे अभी बात करी ना, सो गवर्नमेंट के जो पिलर्स होंगे जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कई बार ये जो अपना प्रोसेस अपनी फंक्शनिंग करते हैं, ये लोग खुद भी कर गड़बड़ करने लग जाते हैं इन राइट्स को। तो अगर ये करेंगे ऐसा कभी भी, कॉन्स्टिट्यूशन इनके अगेंस्ट भी चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करके जाता है। जैसे जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा ना कि गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, कहाँ पे लिमिट्स हैं, तो वो सब इसीलिए हैं कि कभी कल को गलती से ये लोग खुद ही आपके राइट्स को छीनने की कोशिश करने लग जाए। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स ही जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, यही आपके इफ़ दे टर्न अगेंस्ट यू, ठीक है? तो इनको कैसे कंट्रोल में रखना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करके जाता है। इसी को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। अब यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के पूरी ज़िंदगी में आपके ये जो वर्ड है ना फंडामेंटल, ये बहुत बारी आएगा, हर वक़्त आता रहेगा। सो इसका मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है। फंडामेंटल मीन्स बेस या फिर कोर, जिस सेंट्रल ढांचे पे पूरी बॉडी टिकी होती है, ठीक है? किसी भी चीज़ का बेस, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल या प्राइमरी या कोर। अब राइट्स फंडामेंटल भी होते हैं और ऑर्डिनरी राइट्स भी होते हैं, ठीक है? आपके रेगुलर राइट्स भी होंगे। तो सपोज़ करो गवर्नमेंट ने कल को ऐसा लॉ बना दिया कि अब से हमें सिर्फ़ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलानी है और पेट्रोल, डीज़ल वाली गाड़ियाँ दे आर नॉट अलाउड। तो दैट विल बी एन ऑर्डिनरी राइट, ठीक है? वो एक रेगुलर राइट है, उसके लिए कुछ स्पेशल उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ फंडामेंटल राइट। ऐसे राइट्स को बनाने के लिए ये जो ऐसे ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। वो नॉर्मल अपना जो लेजिस्लेचर है उस वो एक पास करता है और हो गया, बस राइट बन गया, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा डिफिकल्ट मेथड नहीं है। ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, पहली बात तो आप उनका वायलेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था वो तभी लिख के गए हुए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उनके अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती। बट अगर स्टिल उनमें थोड़ी-सी अपडेट करना है उनको या थोड़ा-सा उनमें चेंजेस लाने हैं, तो वो करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत ही स्पेशल तरीके से करा जाता है जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो आपने कोई नॉर्मल कानून बना दिया, वो एक नॉर्मल चीज़ है। बट अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो ओरिजिनल किताब है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको चेंज करना है, तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, ठीक है? और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उनको आप ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट को बस कभी भी मन में आया और कुछ भी कर दिया, ठीक है? तो ये डिफरेंस है, याद रखना है हमेशा ऑर्डिनरी राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। सपोज़ करो लेजिस्लेचर कभी फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करती है ना, तो जो जुडिशरी है आपकी वो इंटरफेयर कर सकती है और उस एक्शन को, लेजिस्लेचर के उस एक्शन को इल्लीगल डिक्लेयर कर सकती है कि आप ये नहीं कर सकता, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो आप। तो इसको हमने जो पहले बात करी थी ना चेक्स एंड बैलेंसेस, वो यही है। ऐसे आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू। अब ऐसी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कई लोगों को ये जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनविंसिबल, मतलब इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स का कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स कोई फिजिक्स के रूल की तरह नहीं है कि ग्रेविटी का वो रूल नहीं है कि आपने कोई चीज़ फेंकी तो नीचे गिरेगी, ठीक है? दैट इज़ एन एब्सोल्यूट रूल कि आप कुछ भी हवा में फेंकोगे वो नीचे ही आएगा बिकॉज़ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स का कोई ऐसा एब्सोल्यूटिज़्म नहीं है कि उसको कभी भी आप कुछ भी कर ही नहीं सकते, वो हमेशा सच रहेगा, ऐसा नहीं है। आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो। कभी कुछ सिचुएशंस अराइज़ होंगी जब गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती हैं। बट एज़ वी जस्ट डिस्कस्ड वो जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता और उसके लिए बड़े ही अच्छा लॉजिक, रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन सब कुछ देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है? ऐसे नहीं कि मुँह उठा के कर दिया बस चेंज। नाउ विल बी गोइंग थ्रू ईच फंडामेंटल राइट बट बिफोर दैट एक हिस्ट्री लेसन ले लेते हैं थोड़ा सा। आपकी यहाँ पे बुक में मेंशन्ड है 1928 में मोतीलाल नेहरू कमिटी ने फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स को डिमांड करा था। तो जिस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है ना, इट मेक्स इट सीम कि कई सारे लोगों को ये लग सकता है कि फर्स्ट एवर डिमांड थी वो फंडामेंटल राइट्स की इंडिया में, बट दैट इज़ नॉट ट्रू।
तो गलत मत समझ लेना, वो बस ये लिखा है कि इतने पहले से एक आइडिया देने के लिए, कितने पहले से 1928 से ऐसे टाइप का एक माइंडसेट था हमारे फ्रीडम फाइटर्स में कि हाँ, हमें फंडामेंटल राइट्स बनाने हैं। बट एक्चुअली में 1895 में इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सी कि फंडामेंटल राइट्स जैसा, उसके सिमिलर जैसा कोई डिमांड करी गई थी। एक बिल करके था, स्वराज बिल। बाकी वो सब काम का नहीं है हमारे। तो बस ये याद रखना, इसको ऐसा समझ लेना कि ये फर्स्ट एवर डिमांड थी, नेहरू रिपोर्ट आपकी, मोतीलाल नेहरू कमेटी की जो पॉइंट्स थे। ओके, स्टार्टिंग विद राइट टू इक्वालिटी। तो इस राइट के जो आर्टिकल नंबर्स हैं, दे आर फ्रॉम 14 टू 18। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल्स हैं, दे डिफाइन द राइट टू इक्वालिटी। हमें नंबर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में तो मेंशन है ही नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं याद रखने के लिए, बट मैं एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट दे रहा था बस। अब राइट टू इक्वालिटी को भी हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे समझना। सो सपोज़ करो दो दोस्त हैं, वो अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं। अब वो जब गांव जाते हैं और वहाँ पे गांव पहुँचने के बाद, उनको अपने विलेज में पहुँचने के बाद कोई दुकानदार मिल जाता है, तो वन ऑफ दोज टू फ्रेंड्स, वो जो दो दोस्त थे उनमें से एक जो दोस्त था वो उस दुकानदार को जानता है, ठीक है, वहाँ के जो भी शॉपकीपर्स वगैरह वो लोग उनको, वो जानता है उनको। अब वो उस दुकान पे गए तो उन्होंने कहा, जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से खरीदते हैं सामान। तो जो दुकानदार है ना, उसने इसको तो बड़े अच्छे से ग्रीट करा, ठीक है, बट जो उसका दोस्त था, साथ में था, उसको वो जानता नहीं था। अब उसको ग्रीट करने से पहले ये अपने इस दोस्त से पूछता है कि ये जो तुम्हारे साथ बंदा आया है, कि इसका नाम क्या है, ठीक है? तो वो नाम बता देता है। अब वो कहता है, नहीं नहीं, नाम तो ठीक है, बट इसका पूरा नाम तो बताओ। तो वो उसका पूरा नाम बताता है। अब जैसे ही उसको पूरा नाम पता लगता है, इसका दिमाग खराब हो जाता है। ये जो शॉपकीपर्स थे आपके, ये लोग एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, उसकी इनकी शक्लें बन जाती हैं कि ये क्यों आया हमारी दुकान पे। और जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि उसका सरनेम क्या था, तो उसके तुरंत बाद उनका रवैया, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें वो डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो जो उसका दोस्त था, उसको तो अलग वे में वो प्रोडक्ट मिलता है या जो भी सर्विस मिलती है, और ये जो दूसरा बंदा था जिसका सरनेम इनको नहीं पसंद आया, इसको थोड़ा सा मिसट्रीटमेंट वे में, मतलब सटल वे में, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कुछ, बट इसको दिखा दिया ढंग से, वो प्रोडक्ट ढंग का नहीं होगा, या फिर बुक में जैसे एग्जाम्पल है कि उसको मिट्टी के कप में जो भी प्रोवाइड करा जा रहा है वो दिया जा रहा है, या कुछ भी हो, ठीक है, जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे शॉपकीपर्स, इसको बड़े बेढंगे ढंग से दी, बट जो इनका वो दूसरा दोस्त था, वो जो जिसको जानते थे, उसको बड़े अच्छे से ट्रीट करा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें कुछ नहीं पता लग रहा, बट वो जो बंदा है उसको बड़े अच्छे से रियलाइज़ कराया जा रहा है कि यहाँ पे तेरी जाति क्या है, ठीक है? यहाँ पे हमको क्या दिखता है, ये कास्टिज़्म होता है यहाँ पे। और ये एग्जाम्पल आपके लिए एज़ 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे 11th-12th में घुसते हुए बड़ा ट्रेंड सा स्टार्ट हो जाता है ना कि रिज़र्वेशन को ब्लेम करने के लिए, हर चीज़ को बड़ा ही एक स्केपगोट की तरह यूज़ करना ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि यार, अब से जो भी पढ़ाई मुश्किल लग रही है, अब आप बड़े हो चुके हो और कॉलेज वॉलेज नज़दीक आ रहा है, फ्यूचर के लिए सोचना है। तो इट बिकम्स अ ट्रेंड कि यार, जनरल वालों का तो बुरा हाल है, ये है, वो है। तो अगर आपको उस टाइप की हर्ड मेंटालिटी से बचना है ना, आपको उस टाइप के ट्रेंड से बचना है, तो आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशली एज़ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, ठीक है? आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा कास्टिज़्म कितना डीप इशू है। अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से हो, तो आपको तो यार कास्टिज़्म नहीं दिखेगा ना, आपको थोड़ी ना कभी रियलाइज़ कराया जा रहा है। इस एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में उसको तो बड़े अच्छे से बताया जा रहा है, और उस बंदे को जिसको इन्होंने ये मिसट्रीटमेंट दिया, उसके लिए बड़ी यूज़्ड टू, ही इज़ वेरी यूज़्ड टू ऑल दिस, ठीक है? उसको जब से वो पैदा हुआ है, उसको तब से रियलाइज़ कराया जा रहा है कि तेरी कास्ट क्या है, ठीक है? तो उनके लिए वो आदत होती है, उनको तो हर वक़्त रियलाइज़ कराया जाता है। तो इसलिए अगर आप में थोड़ी भी अकल है ना, कोई भी सेन इंसान होगा, कोई भी बेसिक सेंसिबल इंसान होगा, उसको बड़े अच्छे से दिखेगी इंडिया की रियलिटी, स्पेशली एज़ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। अगर आप भी ऐसे इग्नोरेंट स्टेटमेंट्स बोलने लगे ना कि कास्टिज़्म तो अब तो नहीं टिकता, अब तो भारत बड़ा वो हो गया, एडवांस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सो इट विल बी वेरी इनसेंसिटिव एंड इग्नोरेंट ऑफ यू, तो ऐसा तो कभी मत बोलना। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो 4-5 अपनी न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ रीडर्स हैं आपकी, टेलीविज़न, टीवी न्यूज़ जो पढ़ती हैं लेडीज़ हैं, उनको अचानक से नोटिस दिया जाता है कि यू आर नो मोर अलाउड टू रीड द न्यूज़। तो वो रिटर्न में रीज़न पूछती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो कहते हैं, अच्छा आप 45 के ऐज के अबव हो गए हो, सो यू आर नॉट अलाउड। तो वो कहती हैं, मेल न्यूज़ रीडर्स भी तो हैं, उनको तो आप मना नहीं कर रहे, सिर्फ लेडीज़ को क्यों ये टारगेट कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, उनको अलाउड है, मेल रीडर्स, मेल न्यूज़ रीडर्स को अलाउड है बोलना, बट आपको बस हम नहीं कर सकते। कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उनको वहाँ से हटा दिया। यहाँ पे हमें कौन सा इशू दिखता है? यहाँ पे हमें जेंडर बायस का इशू दिखता है, जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी दिखती है, पेट्रियार्की, सब कुछ दिख जाता है यहाँ पे। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है राइट टू इक्वालिटी। Right to equality provides equal access to public places like shops, hotels, places of entertainment, wells, bathing ghats and places of worship, ठीक है? तो राइट टू इक्वालिटी क्या करता है? पब्लिक पब्लिक प्लेसेस, यहाँ पे की टर्म है, पब्लिक प्लेसेस जितनी भी हैं उनमें इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करने का पूरा पूरा गारंटी करता है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये जो ये वाली लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए। किन किन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते, यानी आपका रेशियल मेकअप, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे नहीं कर सकते, सेक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते। तो ये आपको पांचों पॉइंट याद होना चाहिए: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस आपकी।
और ना सिर्फ पब्लिक प्लेसेस बट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी आप इन सब ये जो अभी 5 चीज़ें मेंशन करी इनके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पब्लिक बहुत हो रहा है। सो पब्लिक प्लेसेस वुड बी ऑल दोज़ थिंग्स जैसे होटल्स, शॉप्स, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है? जहाँ पे पब्लिक सारी मतलब आपके प्राइवेट एरिया को नहीं, आपके घर की बात नहीं कर रहे। बट ये जो ओपन एरियाज़ यहाँ पे आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि अरे मैं डिस्क्रिमिनेट करेंगे हम इसके बेसिस पे। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज़, ठीक है? उसमें सब कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन उठ सकता है तो कि ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ऐसा है तो क्या प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता बट वहाँ पे कुछ क्लॉजेज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्थ प्लेस वाला एंगल आ जाएगा ना कि फॉरेनर्स को मतलब ऐसे ही थोड़ी ना अमेरिकन आके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कई बार जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं उनके लिए थोड़ा उनका डिस्क्रिमिनेशन चलता है क्योंकि फीमेल वर्कर्स का ये हमेशा एंगल रहता है कि दे कुड गेट प्रेग्नेंट, तो इसलिए वो उसमें भी थोड़ा सा अपने हिसाब से करते हैं। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये सब चीज़ें थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं, मतलब अनटचेबिलिटी टाइप चीज़ें आप वहाँ भी नहीं कर सकते। बट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्पेसिफिकली आप किसी भी बेसिस पे इन बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। Now, right to equality is one of the most important fundamental rights in the Indian Constitution because हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इसका जो पास्ट है ना, बड़ा ही डार्क पास्ट है बिकॉज़ यहाँ पे अनटचेबिलिटी इतनी वाइड स्प्रेड थी, मतलब आज तक, अभी तक होती है, अभी तक मिल जाएगी आपको बड़े अच्छे से, ईज़िली मिल जाएगी। बट पहले तो इतने हाई लेवल पे होती थी, वो भी हज़ारों सालों से हो रही है। तो इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज़, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज़ या इक्वालिटी कभी यहाँ पे प्रमोट हुई ही नहीं है। अब ऐसी बातें सुन के कई सारे वो जो थोड़े राइट विंग टाइप के होंगे वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो हमारे भारत के बारे में ये वो, और रिजर्वेशन के भी बड़े अगेंस्ट होते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को एंड आई थिंक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी, जैसे अभी हमने बात करी ना पहले, कि ट्रेंड सा स्टार्ट हो जाता है, आपको डिसेंसिटाइज कर दिया जाता है कि टॉपिक मैटर नहीं करता, बस सब लोग बोलने लग जाओगे यार रिजर्वेशन बड़ा बेकार है। बट मोस्ट पीपल आर अनअवेयर कि इस सब का मतलब क्या होता है। सो जनरेशनल कैपिटल करके एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जब इक्वल एक्सेस कभी प्रमोट ही नहीं करी, अब जैसे अनटचेबिलिटी में क्या हो रहा है कि आपको ही ना सिर्फ आपको अलाउड है, आपके बच्चे, उनके बच्चे, आप में से किसी को कभी अलाउड ही नहीं होगा कि कोई भी चीज़ करना। आपको बिल्कुल आपका जो विल है बड़े कोर बेसिस पे, इतने स्पिरिचुअल बेसिस में, मतलब कर्मा की जस्टिफिकेशन देना, आपने उसको रिलीजियसली लेजिटिमाइज कर दिया उसको, ठीक है? सबको एक्सेप्ट करवा दिया कि ये तो धर्म फॉलो करना है तुमने। इससे क्या हो गया, आपने उनको बिल्कुल ही अंदर तक उनका पूरा सोल ही तोड़ के रख दिया। और जो इस सिस्टम में प्रिविलेज पे थे, जो भी कास्ट वगैरह थी, उन्होंने इतना सारा जनरेशनल कैपिटल एक्वायर करा, जनरेशनल वेल्थ एक्वायर करा कि मतलब जनरेशनल वेल्थ का मतलब ही यही होता है कि ना सिर्फ मेरा बेनिफिट बट मेरे बच्चों का, मेरे ग्रैंड किड्स का, उनके भी और आगे जनरेशन जो होंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ी, सबका बेनिफिट कम्प्लीटली होता ही जाएगा। सो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इंजॉयड एक्सट्रीम प्रिविलेज, और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी है वो अनटचेबिलिटी या जितने भी ये सब सोशल हायरार्कीज़ में इसमें आपस में लड़ती रही। इसके वजह से दिस राइट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी में एक और चीज़ आ जाती है, टाइटल्स। सो टाइटल्स आर ऑल्सो नॉट अलाउड, मतलब ये जो एक इंडियन बीमारी है ना हमारी कि सर बोलने की आदत, हर किसी को मैडम, सर और ये सब कॉलोनियल लेगेसी है हमारी। जब हमको गुलाम बना रखा था ब्रिटिश लोगों ने, तो उन्होंने ये आदत डाल दी, सर, जी हुजूरी। उससे पहले जी हुजूरी की आदत तो इस्लाम की वजह से भी है, इस्लामिक रूल था, बट मेजरली इट्स कॉलोनियल इम्पैक्ट की ये सर, लॉर्ड और ये सब बोलने की आदत। तो दिस इज़ ऑल नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो कई सारे यूपीएससी में भी इंटरेस्टेड होते हैं, और यूपीएससी के आपको इतनी सारी ये दुकानें मिल जाएंगी जो खुद ही डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं, सक्सेस गुरु, ये गुरु, वो गुरु। दिस इज़ ऑल इलीगल बाय द वे। वो पढ़ा भी यूपीएससी रहे हैं ना, उसमें आपको पढ़ा ऐसी टाइप की चीज़ें रहे हैं, बट वो खुद ही इलीगल चीज़ कर रहे हैं, बट खुले में हो रहा है, किसी को नहीं पड़ी, बट एक्चुअली इट्स ऑल इलीगल। तो आप ये सर, गुरु और लॉर्ड, ये मैडम, ये सब कुछ नहीं कर सकते। दीज आर नॉट अलाउड। दी ओनली एक्सेप्शंस टू दिस रूल इज मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। सो प्रोफेसर, डॉक्टर, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया ना, तो वो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। या फिर मिलिट्री टाइटल्स, कैप्टन, जनरल, ठीक है, वो सब हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं अलाउड होगा। अच्छा, बाकी वो जो नेशनल अवार्ड होते हैं, पद्म विभूषण, पता नहीं क्या क्या होता है ना, भारत रत्न, ये सब, दीज आर ऑल्सो नॉट अलाउड। आप इनको अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते अगर आपने जीत लिया तो। अच्छा, राइट टू इक्वालिटी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो अब कई सारे लोग होंगे कि यार अच्छा, अब तो हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब सब लोग इक्वल हैं, तो अब तो सबको एक है ना, वो कहेंगे कि रिजर्वेशन को भी हटा दो यार, कि अब सब एक है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, अब मेरिट के बेसिस पे लड़ लेंगे। अरे भाई, आपने बोल तो दिया, बट जो ऑलरेडी अनइक्वल पोजीशंस हैं सबकी, उसका क्या? अब तो आप बड़ी कन्वीनियंटली बोल दोगे इतना सारा जनरेशनल कैपिटल एक्वायर करके कि अब नाउ वी आर ऑल इक्वल। बट जो भाई 2000 साल से उसकी फैमिली को कुछ अलाउड ही नहीं करा गया है, उसको आप कैसे कह दोगे कि आज इक्वली हम बिहेव करेंगे?
जैसे कई सारे लोग होंगे ना वो जो बड़े गुस्से होते रहते हैं कि रिजर्वेशन देना भी एक्चुअली बड़ा ही वो एक तरह का कास्टिज्म ही है। वो दैट इज़ नॉट कास्टिज्म, दैट इज़ जस्टिस, ठीक है? आपने जो पहले ही इतनी सारी इनइक्वालिटी थी, आपको उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो लाना पड़ेगा ना। एक बंदे को तो आपने गड्ढे के अंदर गाड़ रखा है, दूसरा ग्राउंड पे है, तो आपको दोनों को अगर ग्राउंड पे सेम लेवल से खिलवाना है, उनको कॉम्पीट करवाना है, तो आपको पहले वो जो गड्ढे के अंदर है उसको ऊपर तो लाना पड़ेगा, उसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाई रिजर्वेशंस एक्जिस्ट। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ जो है उसका मतलब ये है कि एवरीबॉडी गेट्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। It means that all sections of the society enjoy equal opportunities. But in a society where there are various kinds of social inequalities, what does equality of opportunity even mean? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लैरिफाई करता है कि पहले आपको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर आप ये सब टाइप की सोशल स्कीम्स चला सकते हो, जितनी भी ओप्रेस्ड कास्ट्स हैं, ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं, ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए थोड़ी उनकी मदद करना, उनको थोड़ा ऊपर तो लेके आओ पहले, ठीक है? तो वो दैट इज़ ऑल अलाउड अंडर राइट टू इक्वालिटी। In fact, Article 16 का Clause 4 of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality. Okay, the next right is right to freedom. इसके आर्टिकल नंबर्स हैं आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, तो 19 से लेकर 22 तक। Right to freedom. Equality and freedom or liberty are the two rights that are most essential to a democracy. It is not possible to think of the one without thinking of the other. तो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। राइट टू इक्वालिटी तो हमने पहले से ही कर लिया। नाउ विल बी रीडिंग राइट टू फ्रीडम या लिबर्टी, एक ही बात है। लिबर्टी और फ्रीडम यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज होगा वर्ड। सो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन, ठीक है? लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आपको सोचने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, और आपको कोई एक्शन लेना है उसकी भी आज़ादी। However, it does not mean freedom to do anything that one desires or likes. मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा फ्रीडम का मतलब कि आप कुछ भी करने लग जाओ आज़ादी। फ्रीडम का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है कि जब एब्सोल्यूट एक्सट्रीम फ्रीडम दे दी ना, तो इट प्रमोट्स द एनिमलिस्टिक बिहेवियर, एक जानवर जैसा बिहेवियर प्रमोट करता है वो इंसान का, जहाँ पे यू ट्राई टू हार्म अदर्स, यू ट्राई टू टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पीपल। अब ऐसे टाइप की फ्रीडम या ऐसे टाइप की लिबर्टी प्रमोट होगी तो बाकियों की फ्रीडम तो बचेगी ही नहीं। तो ये जो राइट टू फ्रीडम है वो तो डेंजर में आ जाएगा, है ना? देयरफॉर आपको फ्रीडम को ऐसे डिफाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फ्रीडम को ऐसे डिफाइन करा है जिससे हर किसी को फ्रीडम एंजॉय करने का मौका मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा, विदाउट इंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो लॉ एंड ऑर्डर उसमें उससे डेंजर में नहीं आएगा, ऐसे आप फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो। और एंड विदाउट थ्रेटनिंग अदर्स फ्रीडम, तो बाकियों की फ्रीडम भी आप उसको हार्म नहीं पहुंचाओ, उसको थ्रेटन ना करो, खतरे में ना डालो, ठीक है? वो सबको ध्यान में रखते हुए फ्रीडम या लिबर्टी को डिफाइन करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब राइट टू फ्रीडम के अंडर हमारे पास 4 सब हेडिंग्स हैं। सो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ। सिमिलरली नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। तो इन लाइन्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी सिटीजन की आप जो लाइफ है या उसकी लिबर्टी है, इनको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई ना करने का मतलब क्या हुआ? कि यू कांट टेक दैट अवे, आप इनसे वो छीन नहीं सकते। तो आप किसी की लाइफ नहीं छीन सकते, या आप किसी की जो फ्रीडम है, उसकी लिबर्टी है, वो भी उससे छीन नहीं सकते, स्नैच नहीं कर सकते। यू कांट टेक दैट अवे एक्सेप्ट उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे लॉ के अंडर डिफाइन करा गया है कि आपकी लिबर्टी या आपकी लाइफ को डिनाई क्यों करा जा रहा है। तो अगर लॉ के अंडर ये एप्लीकेबल है कि आपकी लाइफ को हम ले सकते हैं या फिर आपकी लिबर्टी को छीन सकती है गवर्नमेंट, तो वहाँ पे वो अलाउड होगा। वहाँ पे जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो अरेस्ट यहाँ पे सबसे पहले आता है। तो आपने अगर कुछ गलत करा तो आपको जेल में डाला जा सकता है। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो राइट टू लाइफ है, मेरा तो राइट टू लिबर्टी है। Now, if arrested, the person has the right to defend himself or herself by a lawyer of their choice. तो अगर कोई भी अरेस्ट हो जाता है, उनके पास ये राइट है कि वो लॉयर अपना हायर कर सकते हैं अपनी चॉइस का, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर आप अरेस्ट हो जाते हो तो पुलिस की ये कंपलसरी ड्यूटी होती है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाए विद इन 24 आवर्स। अब मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट मतलब एक माइनर जुडिशियल ऑफिसर टाइप समझ लो, जो कि ये सारी प्रिलिमिनरी चीज़ें हैंडल करता है कि अच्छा ये अरेस्ट इसका हुआ है, इसका अरेस्ट इज़ राइट और नॉट, ठीक है? फिर बाद की जो इंक्वायरीज हैं वो बड़े लोग देखते हैं। तो शुरू की जो चीज़ें होती हैं ना, मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं। नाउ वी अर्लियर टॉक्ड अबाउट अपडेटिंग फंडामेंटल राइट्स। तो अभी पहले मेंशन करा था ना कि फंडामेंटल राइट्स को टाइम के साथ अपडेट भी किया जाता है, चेंज भी किया जाता है, तो इसमें वो चीज़ आ जाएगी। तो अब राइट टू लाइफ तो कह दिया उसकी, बट वो नैरो डेफिनेशन जो है उस पर थोड़ी ना आप हमेशा के लिए टिके रहोगे। सो फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ बोल दिया, अब इसके बेसिस पे क्या मतलब निकल रहा है इसका? अगर हम इसकी नैरो डेफिनेशन के हिसाब से बात करें कि बस बंदे को जिंदा रहने का अधिकार है, यार अगर वो बस एक रोटी खा के बस बेयरली जिंदा रह पा रहा है हर रोज, तो ऐसे राइट टू लाइफ का फायदा ही क्या हुआ? है ना, उसका कोई मतलब थोड़ा ना हुआ। सो बिकॉज ऑफ कंसर्न्स लाइक दिस,
Supreme Court of India has time and again updated and changed the expanded the scope of right to life and liberty. तो इस वाले एग्जांपल में सिर्फ राइट टू लाइफ ही नहीं है, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, मतलब राइट टू ह्यूमन डिग्निटी है आपके पास कि आपको जिंदा तो रहने का अधिकार है ही, बट डिग्निटी के साथ आपको जिंदा रहने का अधिकार है। ऐसे ही वो तो फिर आप आधे मरे ही हुए हो अगर आप बैरली जिंदा रह पा रहे हो। डिग्निटी मतलब आपको एक बेसिक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना एज अ ह्यूमन, आपको एक लिविंग कंडीशंस जो आपकी होनी चाहिए उनमें एक बेसिक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको रहने के लिए शेल्टर मिलना चाहिए, आपको खाने वाने के लिए मिलना चाहिए सामान, और पब्लिक थोड़ी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए आपको। सो उसको बोलते हैं डिग्निटी। ऐसी थोड़ी ना अगर आप बस पैरली जिंदा रह पा रहे हो फिर किस बात का राइट टू लाइफ। सिमिलरली यू शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये यहाँ पे स्क्रीन पे दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। तो वो गलत गलत हो गया मेंशन, वो एक्चुअली सेम थिंग है, दीज आर द सेम थिंग्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अ डिफरेंट थिंग जो कि बाद में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये एक ही बात है कि राइट राइट टू ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये जो बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा उससे अलग चीज़ है। ये बस एक माइनर सा सेंटेंस है, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट सब हेडिंग अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कस्टडी में रख लेना किसी को, इम्प्रिजन कर देना। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो धर लेना किसी को भी। अब नॉर्मली पुलिस कब अरेस्ट करती है बंदे को? व्हेन दे हैव कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, जब क्राइम कमिट कर लिया होता है उसके बाद ही पुलिस अरेस्ट करती है ना। बट व्हाट इफ पुलिस को पहले ही ये आभास हो जाए, पहले ही आइडिया लग जाए कि ये क्राइम कमिट कर सकता है बंदा, या फिर उनको इन्फो मिल जाए सपोज करो, या फिर उनको अंदाज़ा लगे कि मे बी ये इंसान क्राइम कमिट कर सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कई टाइप की होती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है? ऐसे सिचुएशंस में आपका ये आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो डिटेंशन का मतलब क्या होता है? डिटेन करना, ठीक है, कस्टडी में डाल देना। तो अगर आपने सपोज करो किसी ने क्राइम कमिट करा, उसके बाद उसको डिटेन कर लिया गया, तो वहाँ पे सिर्फ डिटेंशन वर्ड आता है, वहाँ पे प्रिवेंटिव नहीं आ रहा। यहाँ पे क्राइम कमिट होने से पहले जब आप किसी को कस्टडी में डाल देते हो, वहाँ पे यूज़ होती है टर्म प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आप प्रिवेंट कर रहे हो कि वो क्राइम मे बी हो सकता है, मे बी ना हो, मे बी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए वी विल डिटेन दिस पर्सन। अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो या कुछ भी हो, तो वो पुलिस को कहकर आपको अरेस्ट करवा सकती है, बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। तो 3 महीने का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो आप मतलब अरेस्ट हो गया सपोज करो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो उसको 1 दिन रखा कस्टडी के अंदर, 5 दिन रखा, 10 दिन रखा। ये ऐसे ऐसे जो टालने की बात है ना कि अच्छा और दिन इसको बंद करके रखो, और दिन रखो, मे बी वापस कर सकता है, मे बी कुछ ना कुछ करेगा, मे बी ऐसे करते रहे, तो वो उसकी एक लिमिट होती है। ऐसे ही नहीं है आप एंडलेसली किसी को डिटेन करके रख सकते हो अपने ये जेल के अंदर, ऐसे ही नहीं रख सकते जस्ट ऑन द दिस स्पेकुलेशन कि ये इंसान क्राइम कमिट करने वाला है या कोई लॉलेस एक्टिविटी में एंगेज होने वाला है। तो ये थोड़ा ना कि स्पेकुलेशन चल रही है कि हाँ कभी ना कभी तो करेगा, तो उसके बेसिस पे आपने जेल में उसको रखा वो आप एक हद तक की कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम होता है 3 महीने। आफ्टर 3 मंथ्स सच अ केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू। मतलब 3 महीने उसकी मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद उसको रिव्यू के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाएगा। एंड दैट एडवाइजरी बोर्ड विल डिसाइड कि इसको बंदे को करना क्या आगे। मतलब आप उसको वो कस्टडी वाला जो सिचुएशन थे उसमें अब नहीं, 3 मंथ से ज़्यादा रख नहीं सकते। बोर्ड डिसाइड करेगा आगे इसके साथ क्या करना है। अब इसको सुनते ही मेनी पीपल वुड थिंक कि दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, है ना। यहाँ पर इनजस्टिस होने का तो काफ़ी अच्छा हाई स्कोप है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको बड़े अच्छे से मिसयूज़ कर सकती है। तो जिन लोगों ने भी ऐसा सोचा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये यहाँ पे टेंशन हमेशा बनी रहती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला ये जो टूल है इसको मिसयूज़ करने का बहुत हाई स्कोप रहता है। और पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ के अगेंस्ट इस प्रोविजन की बड़ी टेंशन सी बनी रहती है हमेशा। थर्ड सब हेडिंग अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अदर फ्रीडम्स। तो अभी जो हमने पहले दो सब हेडिंग्स बात करी ना जिनकी, वो दे आर मोर इंपॉर्टेंट अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। ये वाले जो राइट्स अभी मैं बात करने वाले हैं, जो अदर फ्रीडम्स हैं आपकी, इनकी इंपॉर्टेंस स्लाइटली लेसर दैन देम है, उनसे थोड़ी सी कम है। तो राइट तो ये भी हैं, ये सारे भी राइट्स हैं, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। तो जैसे राइट टू लाइफ, वो जो हमने अभी जो पहले बात करी ना, पर्सनल लिबर्टी एंड ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह वाली चीज़ें, इनको हटाना या इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट एट ऑल ईज़ी, ठीक है। बट ये वाले जो अदर फ्रीडम्स के अंदर जो राइट्स आते हैं, इनको रेगुलेट करना या इनको अपने हिसाब से थोड़ा गवर्नमेंट बेंड कर देती है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सो लेट्स से आपका राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो ये राइट है, वो है, एग्जिस्ट करता है, बट उस पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लगा सकती है। इट इज़ सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी। तो पब्लिक ऑर्डर को आप वो मतलब दंगे तो नहीं करवा रहे हैं ना वैसे टाइप की, कि पब्लिक ऑर्डर में आप केओस करवा रहे हो, उसको डिसरप्ट कर रहे हो पब्लिक ऑर्डर को, या फिर पीस खराब कर रहे हो, या मोरालिटी का जो क्लॉज है ना कि मोरालिटी आप खराब कर रहे हो कुछ। अब ये कुछ भी हो सकता है, यही मतलब यही है इसका कि कुछ भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो वल्गर बात होगी, तो दे कैन रिस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
या फिर आपकी फ्रीडम टू असेंबल अगेंस्ट समथिंग, सपोज़ आपको प्रोटेस्ट करना है ये सब, तो वो आप साथ में इकट्ठे हो रहे हो, ठीक है? असेंबली अपनी ला रहे हो कि वी आर अगेंस्ट समथिंग, तो उस केस में यू कैन नॉट हैव एनी एम्यूनेशन और आर्म्स विद यू, मतलब आप कोई हथियार लेके कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बेसिकली आप, ठीक है? अगर आपको किसी चीज़ के लिए असेंबली रखनी है अपनी, तो यू डोंट हैव टू ब्रिंग इन एनी आर्म्स। या फिर सपोज़ करो आप जो ग्रुप अपना इकट्ठा कर रहे हो, बट वो किसी ऐसे एरिया में आपने उनको लेके आ गए जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या गवर्नमेंट के अंडर वो कुछ गड़बड़ एरिया है, और वहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा बंदे आ गए तो गवर्नमेंट तब भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, चाहे वो आपका प्रोटेस्ट वगैरह पीसफुल ही क्यों ना हो। अब इस सब को सुन के इट बिकम्स वेरी क्लियर दैट दीज प्रोविजंस कैन ईज़िली बी मिसयूज्ड बाय द गवर्नमेंट, और ऐसा ही होता है। ये यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं। वो आपने देखा ही होगा ना, इतने सारे पॉलिटिशियंस दे फ्रीली मेक हेट स्पीचेस, अपने हिसाब से इतना कुछ बोलते रहते हैं, उन पे कोई कुछ नहीं कहता है ना, वहाँ पे समहाउ इट्स ऑल फाइन। बट अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, तो अगर किसी किसी भी चीज़ से सपोज़ कोई कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से फिगर है और गवर्नमेंट को वो नहीं पसंद है, ठीक है? या फिर उससे टीआरपी आ रही है और डिस्ट्रैक्ट हो रही है पब्लिक, तो वो उसको उसको जेल में डलवा देगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से बड़ी ईज़िली मिसयूज़ कर सकती है। और प्रोटेस्ट वाला, असेंबली वाला जो है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, वो तो और ईज़िली अपने हिसाब से गवर्नमेंट कुछ भी करा सकती है। वहाँ पे इट डज़न्ट मैटर तुम्हारा पीसफुल था, नहीं था, वो लाठीचार्ज कर देंगी तुम पे वो सब। तो दीज़ राइट्स, दीज़ प्रोविजंस कैन बी ईज़िली मिसयूज्ड, और यहाँ पे हमारा जो इसका एक सॉल्यूशन यही है कि एज़ सिटिज़न्स इट बिकम्स योर ड्यूटी टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। यू हैव टू बी विजिलेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। विजिलेंट मतलब कि आपको केयरफुली, बड़ा ही ध्यान से देखना चाहिए कि क्या हो रहा है सब, ठीक है? हमेशा ध्यान रखो कि क्या गवर्नमेंट किस बेसिस पे आपको आपके राइट्स डिनाई कर रही हैं, और हमेशा जस्टिफिकेशन मांगो। कुछ भी अगर वो कह रही है गवर्नमेंट को, हमेशा क्वेश्चन करो। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो हमेशा क्वेश्चन करो, हमेशा क्रिटिसाइज़ करो, और हमेशा जस्टिफिकेशन मांगो। तभी ये चीज़ को कंट्रोल में रखा जा सकता है, अदरवाइज़ इट गोज़ ऑफ द हैंडल वेरी क्विकली। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी करने लग जाती है। Now, the fourth subheading under right to life and personal liberty is rights of accused. अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू द अक्यूज्ड पीपल एज वेल, कि अक्यूज लोगों को तो उनको भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, उनके भी मैकेनिज्म्स होने चाहिए उनके पास भी। सपोज करो अगर बंदे को गलतली, रॉन्गली अक्यूज कर दिया गया है, तो फिर क्या करेगा वो, है ना? ये थोड़ा ना कि बस अक्यूज हो गया तो वो क्रिमिनल डिक्लेयर हो गया। पब्लिक का एक कॉमन परसेप्शन होता है कि किसी को भी किसी क्राइम के लिए चार्ज करा गया है तो वो गिल्टी होता है ना। लोगों को तो ये डिफरेंसेस समझ आते नहीं कि गिल्टी और चार्जिंग इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। चार्ज करना तो बस आपने चार्ज करा, गिल्टी अभी प्रूफ थोड़ी ना हुआ है। सो नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है? तो ये याद रखना है, कोई भी गिल्टी तब तक नहीं होता जब तक उसे कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे गिल्टी। It's also necessary that a person accused of any crime should get adequate opportunity to defend herself or himself. तो इसको इंश्योर करने के लिए कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अगर खुद को रॉन्गली अक्यूज्ड फील करते हैं, तो खुद को डिफेंड करने का उनको अच्छा सा वो मिलना चाहिए प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो उसको इंश्योर करने के लिए एक फेयर कार्रवाई होए आपकी कोर्ट में, उसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। तो जो अक्यूज़ लोग हैं उनके पास ये 3 राइट्स होते हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो अगर आपने एक चीज़ के लिए पनिशमेंट अपनी एक काट ली है, ठीक है? आपको पनिश कर दिया गया, अपनी अपनी सज़ा काट के आ गए हो, उसके बाद आपको वापस उसी सेम क्राइम के लिए, या जो भी आपने ऑफेंस करा उसके लिए सेम वापस पनिश नहीं करा जा सकता। है ना? सिंपल है समझने में, कि बस आपने एक बार अपना जब कर लिया टाइम पूरा पनिशमेंट का, सो अब आप वापस सेम ऑफेंस के लिए अक्यूज़ नहीं करे जा सकते, ना उसके लिए पनिश करे जा सकते। अब आप वापस उसको कमिट कर रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है? तो फिर वहाँ पे वो अलग से न्यू पनिशमेंट आएगी, क्योंकि अब आपने क्राइम भी फिर से करा। बट उसी सेम एक्ट को वापस 2-3 बारी पनिश करने का, दैट इज़, वो नहीं होता। सेकंड वुड बी नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज़ इल्लीगल फ्रॉम अ बैक डेट। अब ये वाला बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकती है चीज़, बट बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई भी लॉ, वो बनता है, सपोज़ करो लॉ बनता है और उसने उसने कोई भी क्राइम डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज़ इल्लीगल है, और अगर आपने किसी ने भी करा तो इट वुड बी एन ऑफेंस, इट वुड बी अ क्राइम, ठीक है? अब बात ये होती है कि वो लॉ तो अभी बना है ना, कानून तो अभी बना है, उससे पहले तो दिस वाज़ नॉट अ क्राइम। तो जस्ट बिकॉज़ अब वो क्राइम डिक्लेयर हो चुका है, अब वो ऑफ़ेंस बन चुका है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी बंदे के आप उसके पास्ट में जाके कहोगे कि हाँ भाई, तूने 10 साल पहले ये चीज़ करी थी, जो कि अब क्राइम डिक्लेयर हो चुका है, तो अब हम तुझे उसके बेसिस पे पनिश करेंगे। तो बैक डेट का मतलब यही है कि उस टाइम पे तो नहीं था ना ऐसा कोई भी प्रोविज़न, लॉ तो नहीं था उसके अगेंस्ट, तो उसने जो भी करा हुआ है वो अलाउड होगा, उसको अब आप पनिश नहीं कर सकते। अब लॉ बनने के बाद अगर वो इंसान कुछ कर रहा है, या कोई भी कुछ भी कर रहा है, उस लॉ को ब्रेक कर रहा है, तो फिर उसको आप पनिश कर सकते हो। थर्ड वाला इसमें, नो पर्सन शall बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब ये बड़ा सिंपल सा है, कोई भी अपने अगेंस्ट ही कार्रवाई नहीं कर सकता कि,
है ना? मतलब आपको अक्यूज़ करा और आप अपने ही अगेंस्ट आपको फ़ोर्स करा जा रहा है कि अपने ही अगेंस्ट तू प्रूफ दे या फिर विटनेस बन जा, तो वो फ़ोर्स नहीं करा जा सकता। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये है वो मेन वाली हेडिंग, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसके 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, तो 23 और 24। इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। अब हमारी कंट्री देखो एक गरीब कंट्री है, ठीक है? किसी भी डिल्यूजन में नहीं रहना कि आप किसी टाइप के विश्व गुरु हो या पता नहीं क्या-क्या हो। योर कंट्री इज़ अ पुअर एंड बैकवर्ड कंट्री, ठीक है? आपकी 80% ऑलमोस्ट या 75%, 80% इज़ द राइट नंबर, इज़ अंडर प्रिविलेज्ड। वो अच्छे लाइफ़स्टाइल में नहीं रह पा रहे हैं, गरीब है आपकी कंट्री, ठीक है? अब गरीब कंट्री है तो इट वुड बी नेचुरल कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हर तरह के आपको बड़े अच्छे से दिखेंगे। सो फोर्स्ड लेबर हो गया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये इस कंट्री में इट्स प्रेवलेंट एवरीवेयर, और हम उसको अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वही है ना डिल्यूजन, इसीलिए तो बोलते हैं। तो डिल्यूजन में हम लोग, हमारे तो हर वक्त अराउंड आपको हर वक्त दिखता है, जब आप बाहर अपनी गाड़ी में निकलते हो या बस से जाते हो या किसी भी वे में ट्रैवल करते हो, तो वो जो आपको गरीब लोग दिखते हैं ना बड़े अच्छे से, जिनको आप कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हो, डिसमिस कर देते हो कि अच्छा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा एक्ट करते हो, अपने आप को आप झूठ बोलते हो, अपने आप को बेसिकली ट्रेन कर रखा होता है हमने बचपन से इंडिया में कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, इनको बस इग्नोर कर दो। तो वो भी इंसान है और उनको भी जितनी भी वो प्रॉब्लम्स है ना, उन सब से डील करना पड़ेगा। अगर आपको छोड़ दिया वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में, आपको जितनी परेशानियाँ होगी, उनको वो टाइप की परेशानियाँ हर रोज़, हर वक़्त झेलनी पड़ती है। तो वहीं पे हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो जाती हैं। सो फोर्स्ड लेबर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या बच्चों को फैक्ट्रीज़ में फोर्सफुली एम्प्लॉय करवाना, या ना सिर्फ फैक्ट्रीज़, कहीं पे भी हर जगह दिख जाएगा ना आपको। तो आपको अपनी गली मोहल्ले में दिख जाएगा, अपनी सोसाइटी में दिख जाएगा। फैमिलीज़ जो कि वेल ऑफ होंगी, या आपकी कई बार खुद की फैमिलीज़ भी होंगी, आपके यहाँ पे हाउस हेल्प आती होगी, है ना? उसका कोई ना कोई बच्चा होगा जो कि वो भी हेल्प करेगा काम में। इ तो ये दिस इज़ ऑल अराउंड अस एंड वी कन्वीनिएंटली इग्नोर ऑल ऑफ दिस, बट दिस इज़ ऑल इल्लीगल बाय द वे। तो यही यही ये 2 फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 23 सेज़ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो आप नहीं कर सकते, वो इल्लीगल है। और 24 क्या बोलता है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ एटसेट्रा। तो वही दो चीज़ें जो अभी डिस्कस करी। और यहाँ पे एक टर्म भी दी हुई है जिस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, सो बेगर, तो बेगर बोलते हैं इसको, बेगार नहीं, या बेगर से कंफ्यूज मत कर देना, इंग्लिश वाला बेगर नहीं, ये देसी वर्ड होता है, मतलब ये पर्शियन या हिंदी किसी से आया है, तो इट्स कॉल्ड बेगर। और फोर्स्ड लेबर, तो ये डिफाइन करना आना चाहिए, फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है ना, और ज़बरदस्ती बस काम करवा दिया, आप बंधुआ मजदूरी एक तरह से। अब इतना सारा ये जो अभी डिस्कस करा हमने, गरीबी है तो ऑब्वियसली उनका एक तरह का स्लेवरी टाइप एग्जिस्ट करेगी ही। आप ज़बरदस्ती काम करवा सकते हो बिल्कुल ही कम रेट्स पे, या फिर पे ही ना करो आप, तो उसको बेगर बोलते हैं, BEGAR। और बंधुआ मजदूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्डेड लेबर। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। अब यहाँ पे ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो 14 साल इज़ द नंबर जो बाउंड्री रखी है कि 14 साल से नीचे के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाएगा। बट अगर 14 एंड अबव है तो फिर वो थोड़ी बहुत जगहों पे काम कर सकता है, मतलब उसके स्टिल राइट्स होंगे, वो अभी भी बच्चा है, बट उसको स्टिल थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसके आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। सो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as the hallmark of a democracy. अब हिस्टोरिकली बात करें तो रिलीजन को लेकर तो हमेशा से लड़ाइयाँ होती आई हैं। रिलीजन को लेकर कन्वर्जन्स होती थीं और परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। अभी भी होता है ना, अभी भी रिलीजन पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ढंग की डेमोक्रेसी में ये नहीं होगा, है ना? तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होगी। दिस इज़ व्हाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एग्जिस्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर 2 सब हेडिंग्स हैं। सो फर्स्ट सब हेडिंग इज़ फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। अब हमारी कंट्री में एवरीवन इज़ फ्री टू चूज़ अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो हर कोई इस कंट्री में फ्री है अपने हिसाब से चूज़ करने को कि जो भी उनको रिलीजन चूज़ करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। एंड इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियंस। कई लोगों को अगर मीनिंग ना समझ आए तो कॉन्शियंस का मतलब होता है आपका इंटरनल मॉरल कंपस, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कॉन्शियंस, कंसाइंस नहीं, कॉन्शियंस, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, कॉन्शियंस बोलते हैं इसको। सो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मतलब आपका इंटरनल मॉरल कंपस, एक आपका जो इंटरनली सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, जस्टिस, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि सही गलत क्या होता है, उसके हिसाब से आपको फ्रीडम है कि अपने आप हर रिलीजन को देखो अपने हिसाब से, कि जिसमें भी आपको लग रहा है कि हाँ ये रिलीजन मुझे सूट करता है, इस रिलीजन के हिसाब से मेरे राइट एंड रॉन्ग के जो अंडरस्टैंडिंग है इट सूट्स इट। तो आपके अगर कॉन्शियंस के साथ वो कंपैटिबल है तो आप उस रिलीजन को चूज़ कर सकते हो फॉलो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर ये चीज़ आती है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन।
प्रोफेस का मतलब होता है कि टीच करना और थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेटेड फॉर्म में टीच करना कि हमारा रिलीजन में ये है, वो है। सब सब रिलीजन्स ही बातें करते हैं ना, तो वो और प्रोपेगेट करना मतलब स्प्रेड करना। सो यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट। अब ये सब फ्रीडम है, बट द गवर्नमेंट कैन स्टिल इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। वही पहले जैसे बात करी थी। तो ये टाइप की चीज़ें, पीस प्रोटेक्ट करना, मोरालिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, इन सब के साथ अगर इंटरफेयर करती है ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट। जस्ट बिकॉज फ्रीडम है और आपको ये धर्म का है फ्रीडम, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहोगे, सारी हदें पार कर दोगे। अगर आप कुछ पागलपंती करने लग गए, सो गवर्नमेंट आपको रोक सकती है। इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट। इसके एग्जांपल्स होंगे, इतने सारे सोशल इविल्स हैं जो गवर्नमेंट ने फिक्स करे हैं। सो सती सती की जो प्रैक्टिस हुआ करती थी वो बैंड है हमारे यहाँ पे। या फिर इस्लाम में वो ट्रिपल तलाक वाला जो इशू होता है, ठीक है, वो भी बैन कर दिया गया है ना। तो ये सारी टाइप की चीज़ें। ह्यूमन सैक्रिफाइसेस बड़े हुआ करते थे हिंदुइज्म में, स्पेशली काफ़ी सारी आपको बड़ी अतरंगी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, दीज थिंग्स आर ऑल्सो बैंड। या अभी कुछ सालों पहले साबरीमाला वाला इंसिडेंट जो हुआ था केरला में, वहाँ पे विमेन वाला एंगल आ गया था ना, जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ पे हो रही थी। सो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे रिलीजन में इंटरफेयर करा था कि दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो आपको अपने धर्म की फ्रीडम है, बट अगर वो धर्म कुछ बैकवर्ड चीज़ प्रमोट कर रहा है, तो वो उसको गवर्नमेंट आके टोटली इट कैन स्टॉप इट। अच्छा, अब आती है कंट्रोवर्शियल चीज़ यहाँ पे। तो अभी जो मेंशन करी ना पहले चीज़ कि आपको प्रोपेगेट करने की आज़ादी है रिलीजन अपना, और बाकियों को टीच करने की आज़ादी है। यहाँ पे हियर कम्स द प्रॉब्लम, बिकॉज़ अब वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वो सब बड़ा कॉन्टेक्सचुअल हो जाता है, ठीक है? तो प्रोपेगेट करने की आज़ादी है, बट कन्वर्ट फोर्सफुली करने की आज़ादी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट अलाउ फोर्सफुल कन्वर्जन्स टू अदर रिलिजन्स, बट इट डज़ अलाउ अ रिलिजन टू प्रोपेगेट इटसेल्फ या प्रोफेस इट्स टीचिंग्स और व्हाटएवर। तो इसमें डिफरेंसेस कैसे आएगा, और यहीं पे टेंशन्स हमारी क्रिएट हो जाती है कि आप किस हिसाब से अपना रिलीजन स्प्रेड कर रहे हो। आपको इतनी फ्रीडम है कि उस रिलीजन की टीचिंग्स आप स्प्रेड कर सकते हो नॉर्मल, कि आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। और अगर किसी को अपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के हिसाब से लगता है कि ये रिलीजन इंटरेस्टिंग है, तो वो उसको उसको प्रैक्टिस कर सकता है। बट यहाँ पे वो सब डिसाइड कैसे होगा, ठीक है? और ये टीचिंग करते-करते आप सपोज़ करो साथ में कुछ इंड्यूसमेंट होगी। इंड्यूसमेंट मतलब थोड़े चीज़ें दे देना कि ये आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, अगर आप हमारा रिलीजन फ़ॉलो करोगे। या फिर फ़ोर्सफुल कन्वर्जन्स, तो पता ही है हमें कितना ज़्यादा बड़ा इश्यू है इंडिया में, स्पेशली इस्लाम के साथ। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? अच्छा, कई बार नकली इल्ज़ाम भी लग जाता है ना, कि एक्चुअल में नहीं होता, बट इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ओह! यहाँ पे तो फ़ोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है। या फिर जैसे कितने सारे ये चर्चेज़ वगैरह को जाके अपने ये हिंदुत्व वाले जो मॉब है, वो उसमें एंट्री मारते हैं ना, तो हैरास करते हैं वहाँ पे। सो वो सबका बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इट्स अ डबल एज सॉर्ड। बहुत सारा ऐसे फोर्सफुल कन्वर्जन्स होती भी हैं, और इंड्यूसमेंट वगैरह इन सब से भी होता है कि दूसरी चीज़ों के लालच देकर आपको कन्वर्ट कराया जा रहा है, वो भी होता है। बट बहुत सारी बार नहीं भी हो रहा होता, और अक्यूज़ कर दिया जाता है कि अच्छा ऐसा-ऐसा हो रहा है, और इनको तो अब फिर वो वायलेंस हो जाता है ना। तो यहाँ पे टेंशन्स आ जाती है हमारे इस चीज़ में। दूसरी सब हेडिंग है इसके अंडर, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। नाउ इंडिया इज़ अ होम टू मेनी रिलीजन्स। तो यहाँ पे आपको सारे रिलीजन मिल जाएँगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसी भी रिलीजन को एक्स्ट्रा फेवर शो नहीं करना। नेगेटिवली इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वही जो अभी मैंने चीज़ बोली कि नेगेटिव मीनिंग इसका, नेगेटिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन रिलीजियस अफेयर्स इज़ कि किसी भी रिलीजन को वो कुछ एक्स्ट्रा फेवर नहीं शो करेगी गवर्नमेंट। ये इसमें नेगेटिव मीनिंग है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, बट वो ऑलरेडी हमने जो डिस्कस कर लिया। सो पॉजिटिवली गवर्नमेंट का रोल क्या होगा रिलीजन में, कि सेक्युलर वैल्यूज़ प्रमोट करना, या अगर कुछ भी गलत चीज़ें हो रही रिलीजन में तो उसको स्टॉप कर देना। तो दैट इज़ पॉजिटिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन रिलीजन। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव मेंशन है। नेगेटिवली इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इंडिया डज़ नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। आपको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलॉन्ग करने का कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि तभी आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनोगे। दूसरी कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसे टाइप के बायसेस हैं, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है रिलीजन की। आपको इस्लाम से ही बिलॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर वाली पोस्ट पे जा पाओगे। एंड अंडर राइट टू इक्वालिटी, हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन के बेसिस पे। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्वालिटी वाले उसके अंदर। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर अंडर आपका कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, कि अच्छा आपको नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप इस धर्म से बिलोंग करते हो। Institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor persons of any religion। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाएगी, और कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो आपको हर टाइप के रिलीजियस स्कूल्स मिल जाएंगे इंडिया में। जैसे कैथोलिक स्कूल्स होंगे, है ना, या फिर हिंदू स्कूल्स होंगे जिसमें हिंदू प्रेयर्स वगैरह सब कुछ करी जाती है, या मदरसा तो सबको ही पता है, बड़ा शोर मचता है उनका। तो वो सब आर अ डिफरेंट थिंग।
ठीक है? बट अगर कोई गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप ये रिलीजियस फेवरिंग नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट, यहाँ पे वही अगेन, स्टेट मतलब आपकी कंट्री, आपका नेशन, स्टेट मतलब छोटा वाला स्टेट नहीं, अरुणाचल, नागालैंड वो सब नहीं, स्टेट मतलब आपकी कंट्री। और कोई भी कंट्री की तरफ से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करा जा रहा है, उसमें आप रिलीजन कोई भी प्रीच नहीं कर सकते, ठीक है? सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और रिलीजियस एजुकेशन वो सब नहीं दे सकते। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजंस इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज़ अ कोर वैल्यू ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसको बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन देने की अटेम्प्ट होते रहते हैं, बड़ा प्रोपोगंडा चलता है, बट वो सारी बेवकूफ़ाना बातें हैं। द नेक्स्ट राइट इन आवर फंडामेंटल राइट्स वाला लिस्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो यहाँ पे भी दो आर्टिकल है हमारे, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। एंड आर्टिकल 30 सेज राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। When we talk about the Indian society, the image of diversity comes before our minds. तो जब भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात आती है ना, सबसे डाइवर्सिटी की इमेज आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, अलग अलग टाइप की आइडेंटिटीज साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इंडियन सोसाइटी में तो इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी की कमी है ही नहीं। रीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस के बेसिस पे डाइवर्सिटी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं हमारे, एथनिक ग्रुप्स हमारे इतने सारे हैं, और लोगों के कास्ट कम्युनिटीज़, कितनी सारी टाइप की डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं हमारे। सो वी आर नॉट अ मोनोलिथिक सोसाइटी। मोनोलिथिक मतलब कि सिंगल सिंगल उसका कोई एक ही आइडेंटिटी हो, एक ही ऑफिशियल आइडेंटिटी हो। हमारे यहाँ पे वी आर अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। देयरफॉर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज द राइट टू माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर। तो अगर आपका माइनॉरिटी स्टेटस है तो यू हैव द राइट टू मेंटेन योर कल्चर। अब माइनॉरिटी स्टेटस मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं बात हो रही कि मेजर रिलीजन के अलावा जो भी बाकी रिलीजन है उनको ही माइनॉरिटी काउंट करा जा रहा है। माइनॉरिटी मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अगर कोई सपोज करो लैंग्वेज ग्रुप हो आप, ठीक है, आपकी लैंग्वेज बड़ी इंडेंजर्ड है, खत्म होने वाली है, तो यू हैव द राइट टू प्रिजर्व इट। सिमिलरली अगर आपका कल्चर बड़ा ही छोटे से रीजन में बिलोंग करता है, ठीक है, और इंडेंजर्ड है, वो एक्सटिंक्ट होने की उसकी पॉसिबिलिटी है, तो आपको पूरा पूरा हक है उसको प्रिजर्व करने का। और अगर किसी को माइनॉरिटी मेजॉरिटी का मतलब वैसे तो सबको पता ही होगा, बट अगर जिनको नहीं पता, माइनॉरिटी मतलब जिसके नंबर्स कम है, ठीक है, मेजॉरिटी मतलब जिसके नंबर्स ज़्यादा है, माइनॉरिटी मतलब नंबर्स अगर आपके कम है किसी भी वे में तो आप माइनॉरिटी कहलाए जाओगे। अब लैंग्वेज की बात हुई है तो लैंग्वेज को लिखने के लिए स्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, तो स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने का भी आपको फुल ऑन राइट है। ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगेन ये उसी से एक्सटेंडेड रिलेटेड है। तो आपको अगर अपनी लैंग्वेज बचानी है, आपको अपनी स्क्रिप्ट बचानी है, तो आपको उसको पढ़ाने का भी तो हक है ना? तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर सकते हो। बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। अगेन कल्चर भी प्रिजर्व कर सकते हो। द गवर्नमेंट विल नॉट, while granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the basis that it is under the management of minority community। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड प्रोवाइड कर रही है ना, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी भी दूसरे तरह का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पे इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। वो भेदभाव नहीं कर सकती कि अच्छा ये तो माइनॉरिटी उससे स्टेटस से बिलोंग करता है तो इनको हम नहीं सपोर्ट शो करेंगे। सबको सपोर्ट शो कर सकती है, और अगर वो इस रूल के अगेंस्ट जाती है तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है गवर्नमेंट, यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है। Now we move to the most important part of our chapter called Right to Constitutional Remedies। इसका आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 32 32। और अगर नोटिस किया हो आपने तो जो अभी पिछला हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस करा था उनके आर्टिकल नंबर्स क्या थे, 29 एंड 30, और ये वाला है सीधा 32। तो बीच में आर्टिकल 31 का क्या हुआ अगर किसी के दिमाग में आया, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज सच है नहीं, बट एक आर्टिकल वहाँ पे हुआ करता था कॉल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विच इज़ नो मोर अ फंडामेंटल राइट। Okay, right to constitutional remedies. One would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental rights, but merely writing down a list of rights is not enough. अब हम इतना तो मानते हैं, इतना अग्री करते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है काफ़ी इंप्रेसिव है हमारी, बट सिर्फ लिखने से इनको पूरी बात बन जाएगी क्या? सिर्फ लिखना इज़ नॉट इनफ, हमें उसके बियॉन्ड भी कुछ करना पड़ेगा ना। इनको आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी होगी, मतलब रियल लाइफ में इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? आपने पेपर पे लिख तो दिया, बट उसको कैसे अप्लाई करोगे रियल लाइफ में? और अगर इन फंडामेंटल राइट्स को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, कोई इन पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो आप इनको डिफेंड कैसे करोगे? आप इनको प्रोटेक्ट कैसे करोगे? उसके लिए भी प्रोसेस होना चाहिए डिफाइंड, है ना? तो ये आर्टिकल, इसलिए आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। हमारे फादर ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने ही कंसिडर्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर के हिसाब से दिस आर्टिकल वाज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। इट इज़ सो बिकॉज दिस राइट गिव्स द सिटीजन टू द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। तो क्यों बोला जा रहा है इस आर्टिकल को, इन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को क्यों बोला जा रहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज अगर ये वायलेट होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट्स जा सकते हो इन राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। एनफोर्स का मतलब क्या होता है? एनफोर्स मतलब लीगली उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना कि लॉ के हिसाब से ये तो होना ही चाहिए, ठीक है?
अब वो जो प्रोसेस है लीगली एनफोर्स करने का इन राइट्स को, आपके फंडामेंटल राइट्स को, उसको करने के लिए द कोर्ट्स इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स, ठीक है? सो स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स, WRITS, ठीक है? ये वर्ड है रिट्स। जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो या फिर हाई कोर्ट्स जाते हो, तो वो स्पेशल ऑर्डर्स इशू करेंगे जिनको रिट्स बोला जाता है। और वो स्पेशल ऑर्डर्स किस लिए होंगे? ये जो आपके एफआरस हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका वायलेशन जो है उसको ठीक करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो रिट्स इशू करेंगे। तो अलग-अलग टाइप्स की ऐसी रिट्स होती हैं, 5 टाइप की रिट्स होती हैं। अब जो ये रिट्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है, इससे ज़्यादा डिटेल्ड होती है यूजुअली रिट्स जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे ये सब्जेक्ट और रिट्स का पार्ट आएगा, तो वो इससे ज़्यादा डिटेल्ड होगा। बट अभी क्योंकि बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो हम ये बुक वाला वर्ज़न ही पढ़ेंगे जो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे मतलब। सो द फर्स्ट रिट इज़ हेबियस कॉर्पस। A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. तो हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? ये जो हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला फंडामेंटल राइट, उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट पढ़ा था ना, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो वाला राइट? प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट अगर आपको अपना फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हो? उसको इस रिट के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हो। हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या प्रॉब्लम होती थी कि उसमें बंदे को जेल कस्टडी में रखा हुआ है और कुछ हो नहीं रहा ना, तो वहाँ पे वो बंदा खुद या फिर उसके रिलेटिव्स वगैरह या कोई भी फ्रेंड्स, जानकार कोई भी हो, वो दे कैन गो टू द कोर्ट और ये इशू करवा सकते हैं ये वाली रिट। तो कोर्ट क्या कहेगा कि वो जो बंदा, कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करेगा कि वो जो आपने कस्टडी में डाल रखा है, जेल के अंदर बंदा डाल रखा है, उसको सामने लेके आओ, उसको कोर्ट में लेके आओ, ताकि क्लियर हो पाए कि वो सही में एक्यूज्ड, उसका राइटफुल एक्यूजेशन है कि नहीं है, आगे क्या प्रोसीडिंग होगी। ऐसी थोड़ी ना आप इनडेफिनेटली या आर्बिट्रेरली उसको आपने जेल के अंदर रखा हुआ है। It can also order to set free an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory। तो वही जो अभी मैंने बात करी ना कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो जिसको डिटेन करा हुआ है, जिसको अरेस्ट कर लिया है, अगर उसको अरेस्ट करने का बेसिस कोर्ट को लगता है कि ये अनरीजनेबल है या सेटिस्फैक्टरी नहीं है या फिर लॉ के अगेंस्ट ही जा रहा है वो जिस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट करा हुआ है, सो कोर्ट उसको छुड़वा सकता है, ठीक है? तो ये आपका फिर आ गया ना फंडामेंटल राइट, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया वो, क्योंकि ये रिट इशू करवा के आपने खुद की जो फ्रीडम थी वो असर्ट करवा ली, जो राइट टू लाइफ था आपका, राइट टू लिबर्टी, वो यहाँ पे आपका आ गया, इंप्लीमेंट हो गया। Second one is mandamus. This writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual। तो ये वाली writ कब इशू होती है? जब कोई ऑफिस होल्डर अपनी ड्यूटी नहीं करता। अब जो मैंने पहले बात करी ना कि डिटेल में यहाँ पे नहीं दी हुई एक्सप्लेनेशन, तो यूजुअली यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन होती है मैंडामस की, जो यहाँ पे नहीं है। बट आई थिंक वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि ये जो ऑफिस होल्डर वाला जो टर्म मेंशन करा हुआ है ना, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर मतलब गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल, उसी को आप ये मैंडामस की रिट इशू करवा सकते हो कि तुम पब्लिक ऑफिस में ये जो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बैठे हुए हो और तू अपनी ड्यूटी कर नहीं रहा है ना, तो ये वाली मैंडामस की रिट इशू करवा के उससे आप उसका काम करवा सकते हो। ये प्राइवेट वाले ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं है, ठीक है? पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए। Third one is prohibition. This writ is issued by a higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। तो ये रिट कौन इशू करता है? ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं कब? उनको जब लगता है कि कोई भी लोअर कोर्ट, ठीक है, जो इनके भी नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, बेसिकली उसके ज्यूरिस्डिक्शन के अगर बियॉन्ड जा रहा है ना, कि तुम छोटे कोर्ट हो यार, तुम इतनी बड़ी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? सो दिस शुड बी डिसाइडेड बाय मोर इंपॉर्टेंट कोर्ट्स। तो जब भी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, वो ये वाली रिट इशू करवाते हैं। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? कि किसी को रोक देना, ठीक है? प्रोहिबिट मतलब प्रिवेंट करवा देना। तो प्रोहिबिशन का क्या मतलब हुआ? कि प्रोहिबिशन की रिट से वो जो उसका उस केस पे या कोई भी केस उनको लगा ना कि इस पे नई कार्रवाई होनी चाहिए, वो उसको रोक देता है कि अब तुम इसको शिफ्ट कर दो, हाई कोर्ट में डिसाइड होगा ये मामला या फिर सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा। फोर्थ वन इज़ क्यू वारंटो। सो अब ये वाला सब्जेक्ट जब भी आप अगर कभी फ्यूचर में पढ़ते हो और ये सेगमेंट आता है ना, ये रिट्स वाला, तो क्यू वारंटो की ये जो रिट है, ये एंड में मेंशन होती है, फिफ्थ वाले पॉइंट पे मेंशन होती है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करने में वो आसानी रहती है। तो हमेशा एक सेट पैटर्न, एक सेट लिस्ट ऑफ ये रिट्स हैं, तो वो जब आप उस सेट में याद करते हो, उसी पैटर्न में याद करते हो, तो इट्स ईजियर टू डू इट, इट्स मोर एफिशिएंट टू डू इट। यहाँ से अगर आपने क्या पहली बार याद करोगे आप इन सब चीज़ों को, इससे आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो ना इस टॉपिक से, तो क्यू वारंटो का अगर आपने फोर्थ बारी याद कर लिया, तो वो आगे जाके हमेशा एक कन्फ्यूजन होगा। बट मर्जी है, अगर नहीं करना, अगर ऐसे ही याद करना, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो क्यू वारंटो, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस but is not entitled to hold that office, it issues the writ of quo warranto and restricts that person from acting as an office holder। अब ऑफिस होल्डर अगेन यहाँ पे जैसे मैंडेमेंट्स में था, तो इसमें भी ऑफिस होल्डर मतलब पब्लिक ऑफिस होल्डर, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफिशियल आपका। यहाँ पे और भी डिटेल हो सकती थी कि परमानेंट टाइप के ही पब्लिक ऑफिस होल्डर, बट वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑफिस होल्डर, अच्छा, मैंडेमेंट्स में क्या था कि अगर ऑफिस होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर अपना काम नहीं करता, तो आप उससे वो करवा सकते हो।
ऑन दी अदर हैंड क्यू वारंटो में क्या है कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कोई गवर्नमेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ गया, ठीक है, और आपको लगता है कि ये इसके लिए क्वालिफाइड है नहीं, ये ऐसे ही नकली नकली बैठ गया, ही इज़ नॉट शी और ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट ऑफिस पोजीशन, तो आप कोर्ट को ही बता सकते हो और फिर कोर्ट इसको क्यू वारंटो की रिट इशू करेगा और कोर्ट कहेगा कि तुम किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, मतलब किस बेसिस पे, किस अथॉरिटी के, क्या प्रूफ प्रोवाइड करो कि क्या तुम्हारा ये क्लेम है कि यहाँ पे ये जो तुम बैठ गए हो इस पोजीशन पे, इसको प्रूव करो। और अगर तुम प्रूव नहीं कर पाते कि किस अथॉरिटी पे तुम, किस अथॉरिटी से तुम ये ऑफिस होल्ड कर रहे हो, तो तुम यहाँ से हटोगे, कोर्ट हटवा देगा तुम्हें। द लास्ट writ we have is certiorari. Under this writ, the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court. अब सर्टियोररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। अब वही जो मैंने कहा ना कि डिटेल्स एक्स्ट्रा होती हैं यहाँ पे, तो ये जो लैटिन टर्म्स हैं इन सब की, लैटिन में ये सारी रिट्स के नाम दिए हुए हैं ना, इन सब के मीनिंग्स भी दिए होते हैं यूजुअली, तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है, बट वो कॉम्प्लिकेट भी कर देता है चीज़ों को। सो क्यू वारंटो के केस में जैसे इट मेंट कि आप किस अथॉरिटी पे होल्ड कर रहे हो ऑफिस। सर्टियोररी के केस में अगर आपको याद रखने में एक ट्रिक बता देता हूँ कि सर्टियोररी, ठीक है, सर्टिफिकेट होता है ना, वर्ड सर्टिफिकेट, सो ऑन व्हाट बेसिस आर यू सर्टिफाइड, ठीक है, तो सर्टिफाइड वर्ड को याद रख लेना सर्टियोररी से मैच करने के लिए। ये क्या करता है, जब भी हायर कोर्ट कोई भी होता है उसको ये लगता है कि कोई भी मैटर पेंडिंग है किसी भी लोअर कोर्ट में या फिर कोई भी टाइप की लोअर अथॉरिटी में, उनको लगता है कि ये मैटर पेंडिंग है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा, वो हायर कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा कि ये तुम बड़े वाले अथॉरिटी के पास शिफ्ट कर दो, अथॉरिटी नहीं तो बड़े वाले कोर्ट के पास शिफ्ट कर दो, ठीक है। अथॉरिटी कोई भी हो सकती है या फिर कोर्ट की बात हो सकती है, मतलब कोई गवर्नमेंट सपोज करो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और उनको निचले लेवल का कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो पेंडिंग है मैटर, और कोर्ट आके कहता है कि यार तुम कुछ काम वाम कर नहीं रहे हो, ठीक है, तुम ये दूसरे ऊपर वालों को ट्रांसफर करो, या फिर उनको लगता है कि अच्छा इंपॉर्टेंट है और ये लैग नहीं होना चाहिए, इसका ज़्यादा पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सो दिस शुड बी ट्रांसफर टू अ हायर अथॉरिटी। और अगर कोर्ट्स के विदिन ही अंदर ऐसा हो रहा है तो एक लोअर कोर्ट को भी इशू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पांचों रिट्स हो गई हैं, एक बार इसको वापस शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हेबियस कॉर्पस के केस में क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगेंस्ट यूज होता है वो, अगर बंदे को रॉन्गफुली अरेस्ट करा हुआ है या कैसे भी अरेस्ट करा हुआ है तो कोर्ट आके एक्सप्लेनेशन मांगता है कि ये बंदे को सामने लेके आओ। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि सामने लेके आओ इसको कोर्ट के सामने, देन विल डिसाइड कि ये एक्यूजेशन इस पे सही है कि नहीं है। मैंडेमस के केस में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल आपका है और अगर वो कोई काम ना कर रहा हो तो उसको आप ये मैंडेमस की रिट इशू करवा के उसकी ड्यूटी करवा सकते हो। प्रोहिबिशन की रिट में क्या हो रहा है कि हायर कोर्ट कोई भी या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ये बोलते हैं कि तुम ये मैटर जो भी है ये बड़े वाले कोर्ट में शिफ्ट करो, दिस इज बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन। क्यू वारंटो के केस में क्या हो रहा है कि आप पब्लिक ऑफिशियल से उसकी अथॉरिटी का क्लेम पूछ रहे हो, आप उसका प्रूफ मांग रहे हो कि तू किस बेसिस पे यहाँ पे बैठ गया पब्लिक ऑफिस के अंदर आके, तू अपना प्रूफ तो बता, कहीं ऐसी तो नहीं नकली नकली में बैठ गया तू। और लास्ट वाली जो रिट है हमारी सर्टियोररी, वो सर्टिफाई करता है, कोई भी हायर कोर्ट सर्टिफाई करता है किसी भी लोअर अथॉरिटी को या फिर किसी भी लोअर कोर्ट को सर्टिफाई करता है कि ये तुम अब दूसरे हायर अथॉरिटी को या हायर कोर्ट को शिफ्ट कर दो मैटर, ठीक है, तुम्हारी बस की बात नहीं है, आगे शिफ्ट करो। वाई? बिकॉज पेंडिंग ना हो चीज़, ठीक है, तुम उसमें तुम्हारे निचले उसमें रहेगा ये, तो तुम लोग तो ऐसे काम नहीं कर रहे, इसलिए दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, या इसको हम देर नहीं लगा सकते, किसी भी वे में अगर वो पेंडिंग हो रहा है तो उसको शिफ्ट करवाया जा सकता है थ्रू सर्टिफिकेशन की, सर्टिफाइड करा दिया। Now, apart from judiciary, many other mechanisms have been created in later years for the protection of rights, ठीक है, बहुत सारे और भी दूसरे टाइप के mechanisms क्रिएट हुए हैं राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, सिर्फ यही 5 रिट्स नहीं, इनके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। You may have heard about the National Commission on Minorities, the National Commission on Women, the National Commission on Scheduled Castes, etc. तो ये सब टाइप के बॉडीज़ बनी हुई हैं जितने भी ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उन सब के हेल्प के लिए, ठीक है, तो इनके नाम याद होने चाहिए, मतलब आपको एग्जांपल देने में आसानी होगी। और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, वो भी एस्टैब्लिश हुआ है बाय द लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर काइंड ऑफ राइट्स। अब NHRC पे एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच यू शुड रिमेंबर। सो फॉर एग्जांपल 1993 में एस्टैब्लिश करा गया था NHRC, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स होता है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये वाली इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर UPSC पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनके लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ रहा है, जिनको, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। अगर 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बुक में मेंशन है ही नहीं। व्हाट दे शुड रिमेंबर इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ NHRC, जो कि इस ब्लू डब्बे में गलत दिया हुआ है। एज़ यूजुअल ये जो NCRTs हैं आपकी बड़ी आउटडेटेड है, इनमें कुछ अपडेट करते ही नहीं है, तो ये जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिया हुआ है ना, जो एक्चुअली में आपको याद रखना है 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, वो गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। तो खुद से सर्च करके देख लेना या तो, या फिर स्क्रीन पे आपको अभी मैं ही दिखा देता हूँ, तो इसको याद कर लेना, ये जो दिखा रहा हूँ वो इज़ द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये इस डब्बे में आउटडेटेड है। तो इस डब्बे के अंदर जो सेकंड पैराग्राफ है वहाँ पे उसमें आपको कॉम्पोजिशन मेंशन करा हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें जो 3 इन टोटल 5 मेंबर्स की बात हो रही है, 3 इंपॉर्टेंट वाले जिन जो हमें डिटेल मतलब उसको याद करना है, और बाकी 2 बंदे जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। तो वो 2 बंदे नहीं है, वो एक्चुअली में 3 बनता है, सो इन टोटल इट्स एक्चुअली 6 पीपल
फर्स्ट मेंबर इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। सो एनएचआरसी का चेयरपर्सन क्या होगा, कोई ना कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, जो अभी जज है वो, मतलब ही इज़ अ सिटिंग जज और शी इज़ अ सिटिंग जज, या फिर रिटायर्ड सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका। उसके बाद जो दूसरा मेंबर है, ही शुड बी और शी शुड बी अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या तो वो सर्व कर रहा होगा या फिर रिटायर्ड होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। थर्ड वाला मेंबर क्या है, अ सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का सीजेआई या तो वो सर्विंग होगा या फिर रिटायर्ड होगा, रिटायर्ड भी हो सकता है, सर्विंग भी हो सकता है। जो चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो इंडिया का इंडिया का सीजेआई, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, तो वो रिटायर्ड ही होगा। बट ये जो थर्ड वाला मेंबर हमने मेंशन करा, दैट मेंबर कुड बी आइदर अ रिटायर्ड सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट और अ सर्विंग, मतलब वो सर्विंग अभी हो भी सकता है ऑन ड्यूटी, या फिर वो रिटायर्ड बंदा भी हो सकता है हाई कोर्ट का सीजेआई। बाकी 3 मेंबर्स आउट ऑफ दीज़ 6 मेंबर्स, जो बाकी 3 हैं, दोज़ वुड बी दोज़ पीपल एक्सपर्ट्स वगैरह जिनको नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स वाले फील्ड के अंदर। और इन 3 मेंबर्स में से 1 शुड बी अ वुमन, तो कंपल्सरी है एक लेडी उसमें होनी चाहिए, 1 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट मिनिमम एक लेडी तो होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये लिस्ट याद रख लेनी है। चेयरपर्सन कौन है, रिटायर्ड सीजेआई ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड वाला मेंबर, अ सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड मेंबर, अ सर्विंग और रिटायर्ड सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट। और बाकी 3 आपके एक्सपर्ट्स वगैरह जिनमें से 1 शुड बी अ वुमन। अच्छा, कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि कई बार ये अगर आप ऑनलाइन देखोगे इसको तो इट कैन बी मेंशन्ड इन अ डिफरेंट वे, कि उसको ऐसे मेंशन करा जाएगा कि चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, ठीक है। तो वो उसको 6 मेंबर्स के बजाय वो ऐसे बोल सकता है चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स। तो जैसे इस टेबल में भी दिख रहा होगा ना, सेकंड मेंबर को फर्स्ट मेंबर बोला जा रहा है, थर्ड मेंबर को सेकंड मेंबर लिखा हुआ है, उस सब में कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो सब मैटर नहीं करता। टोटल 6 बंदे हैं, 6 में से 1 चेयरपर्सन है, 2 आपके वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले बंदे होंगे और बाकी 3 आपके एक्सपर्ट्स हैं। बाकी थर्ड पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि एनएचआरसी रिसीव्स कंप्लेंट्स इन थाउजेंड्स ऑफ एवरी ईयर्स, ये पढ़ लेना, ये आपको लिखने में काम आएगा। कस्टोडियल डेथ्स के बारे में, डिसअपीयरेंस केसेस, पुलिस एक्सेसेस, मतलब जब पुलिस एक्सेसेस, मतलब जब पुलिस कस्टडी में लेके ज़्यादा वायलेंट हो जाती है या अपना पावर का गलत यूज़ कर देती है, कि हद से ज़्यादा मिस यूज़ कर दिया ना, पीट दिया बंदा गलत बिन बार या एक्यूज़ कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। The next important thing to remember is that this commission NHRC does not have the power of prosecution. तो NHRC prosecution की power नहीं रखता है, मतलब वो आपको legally वो कुछ नहीं कर सकता। वो it can merely make recommendations to the government or recommend the courts to initiate proceedings based on the inquiry that it conducts. तो एनएचआरसी के पास कोई प्रोसिक्यूशन की पावर खुद से नहीं है, उसको मतलब वो कोर्ट वो खुद से एक्शन नहीं ले सकता कि किसी को जेल के अंदर डाल दिया एनएचआरसी ने, वो कुछ नहीं कर सकता एनएचआरसी। उसको या तो कोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि तुम कर दो भाई, या फिर वो गवर्नमेंट को बोल सकता है कि तुम कर दो, खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये इसका एक नेगेटिव या डिसएडवांटेज भी कहा जाता है कि यार इतनी बड़ी बॉडी बना दी एंड इट्स पावरलेस, कुछ कर ही नहीं पाता एनएचआरसी। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कुछ ना से तो कुछ होना ही बेटर है ना, मतलब ऐसा थोड़ा ना कुछ ना कर पाता है, कि इतनी सारी बातें तो करता है ना एचआरसी, और ह्यूमन राइट्स के जो इशू हैं वो सब उठाता तो है, तो बॉडी तो है, सो इट्स बेटर कि कुछ ना हो, उससे तो बेटर ही है। अब फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बड़ा लंबा हो गया चैप्टर, बट अब फाइनली खत्म होगा ये। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गोइंग टू फेस मेनी चैलेंजेस। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि आज़ाद जो भारत हुआ है हमारा, तो इसमें बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आने वाले थे। फॉरमोस्ट अमंग दैट वाज द चैलेंज टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब उन सब चैलेंजेस में जो सबसे मेन चैलेंजेस थे वो ये थे कि हमें इस सोसाइटी में इक्वालिटी लेके आनी है और हर सिटीज़न को उसका वेल बीइंग मिले, उसका वेलफेयर हो सके। अब इसी के चलते उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि कुछ हमें गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस इज़ द की टर्म, गाइडलाइंस बना के जानी चाहिए, जिससे फ्यूचर गवर्नमेंट्स को, फ्यूचर जो भी पावर में आएंगे लोग, उनको एक थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस मिले कि क्या करना है हमें लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेल बीइंग के लिए क्या करना है उन्हें। इसलिए तो इस टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन देना, है ना। तो ये क्या है, ये गाइडलाइंस बेसिकली डायरेक्ट करेंगी उन फ्यूचर गवर्नमेंट्स को कि क्या वेलबींग के लिए उनको स्टेप्स उठाने चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उनको बाउंड नहीं करना चाहते थे, कि ऐसा कोई फोर्स ना हो कि हम जो लिख के गए हैं अब आपको वही करना होगा। उन्होंने इतना सोचा कि अब वो फ्यूचर के हिसाब से, उनको जो फ्यूचर वाले लोग होंगे उनको अपने हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो हम डायरेक्शन दे सकते हैं, बट हम ऐसे बांध के नहीं जा सकते कि आपको यही ये फिक्स कर दिया हमने, वही करके जाना होगा आपको। सो उन्होंने दे डिसाइडेड कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्रिएट करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या हो रहा है, डायरेक्शन दी जा रही है, एक रफ आइडिया दिया जा रहा है कि ये करना, ठीक है, और वो फ्यूचर वाले लोग अपने हिसाब से उसके बेसिस पे पॉलिसी डिसीजंस क्रिएट करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑफ डायरेक्शन, ये जो डायरेक्टिव वाला एंगल है, इसी रीज़न की वजह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लीगली एनफोर्सिएबल नहीं बनाया गया। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सबसे पहले बड़ा डिफरेंस तो यही आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सिएबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल।
तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप कोर्ट्स के पास जाके ये नहीं बोल सकते कि देखो जी ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही गवर्नमेंट, क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है यहाँ पे। दूसरी एक और टर्म है यहाँ पे नॉन जस्टिसिएबल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल। ये उसी के से सिमिलर मीनिंग है इसका कि आप अगेन इनको कोर्ट में लेके नहीं आप कह सकते कि आप इनको इम्प्लीमेंट करो। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन उठेगा कि क्यों नहीं इनको लीगली बाइंडिंग बनाया। उसका रीज़न पहले तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि उन्होंने वो बांधना नहीं चाहते थे फ्यूचर गवर्नमेंट्स को, ऊपर से अपडेट भी होती हैं चीज़ें, टाइम्स चेंज, तो उसके हिसाब से उन्होंने छोड़ दिया कि बाकी गवर्नमेंट्स अपने आप डिसाइड करेंगी, हम रफ गाइडलाइंस देके चले जाएंगे। ये तो रीज़न था ही, एट द सेम टाइम एक मॉरल रीज़न भी था इसके पीछे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा विश्वास रखा, ऐसा ट्रस्ट करा कि अपने फ्यूचर गवर्नमेंट्स पे ऐसा ट्रस्ट करा कि हम ये करके जाएंगे एंड होपफुली द पीपल एंड द गवर्नमेंट्स दे विल यूज़ देयर ओन मॉरल कंपस। वो अपने हिसाब से इतना तो रखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा बना के रखें और खुद से हम अपने डिसीजन लेके रखें। उन्होंने ये सोचा कि हम ये मॉरली गाइडलाइंस देके जा रहे हैं, ये डायरेक्शंस देके जा रहे हैं और हम विश्वास रख रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लोगों पे कि वो इनको बना के रखेंगे, चीट नहीं करेंगे वो, ठीक है? तो ये एक ट्रस्ट वाली चीज़ थी यहाँ पे। नाउ व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्स, तो यहाँ पे शॉर्ट में डिस्क्राइब करा हुआ है, कंटेन तो बहुत कुछ करते हैं बट यहाँ पे शॉर्ट में जो दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, तो अगेन गोल्स का मतलब क्या होता है, आपने एक रफ आइडिया फ्यूचर में सेट कर दिया ना, एक रफ आपने रेफरेंस सेट कर दी कि वो चीज़ है जो कि मैंने अचीव करनी है और उसके हिसाब से मैं अभी अपना उसके हिसाब से रास्ता चूज़ करूँगा, अपना जो पाथ है मैं उसके हिसाब से क्रिएट करूँगा ताकि इवेंचुअली मैं उस चीज़ को अचीव कर सकूँ। तो डायरेक्शन देना भी वही होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब गोल सेट कर दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट हो, ठीक है? ये टाइप की चीज़ों में इनइक्वालिटी ना हो और न्यूट्रिशन सबके में बढ़ना चाहिए। हम इंडियंस तो वैसे ही हद से ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन है। वेल ऑफ इंडियंस भी, जिनके पास खाने-पीने को है, उनकी भी डाइट, हमारी इंडियन डाइट बड़ी प्रोटीन है ही नहीं ना हमारी डाइट में, तो वो उनको भी पता था कि यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रमोट होना चाहिए। एजुकेशन मिले सबको या फिर पेमेंट वगैरह इक्वल पे मिले, मेन एंड वुमेन वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। तो ये सारी टाइप के आपने रफ आइडियाज़ क्रिएट कर दिए, रफ गोल्स क्रिएट कर दिए। अब इनके बेसिस पे जो भी लॉज़, पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है वो आगे के लोग देखेंगे, फ्यूचर के लोग बनाएँगे अपने हिसाब से। सेकंड पॉइंट, सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड एन्जॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी बात कर ली, उनके अलावा भी कुछ दूसरे राइट्स हैं जो कि एन्जॉय करने चाहिए सिटीजन्स को। तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको फंडामेंटल राइट्स जैसा आपने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि वैसा सिचुएशन में पुट कर दिया, बट दे आर स्टिल इंपॉर्टेंट, होने तो चाहिए वो, ठीक है? तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐड करो उनको। तो सपोज़ करो एज़ सिटीज़न्स इट इज़ योर राइट टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट, अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट से ये कह सकते हो कि भाई तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो, वी हैव द राइट टू एग्जिस्ट इन अ गुड एनवायरनमेंट। या फिर आप सोसाइटी में वेल्थ इनइक्वालिटी हो जाती है, जैसे ये जितने भी है ये अंबानी अदानी टाइप, इनके पास ही सारा वेल्थ है, बाकी कंट्री के पास कोई वेल्थ है नहीं। तो एज सिटीजन्स आपका ये राइट है, आप ये गवर्नमेंट से कह सकते हो कि आप वेल्थ इनइक्वालिटी को थोड़ा ही फिक्स करो, ठीक है? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करो। तो ये फंडामेंटल राइट्स जैसा सिचुएशन नहीं है इनका, बट दे आर स्टिल योर राइट्स, है ना? और इनको दिमाग में रख के गवर्नमेंट को हमेशा अपने डिसीजंस क्रिएट करने चाहिए, लॉज क्रिएट कर रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमेशा दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी तो है। थर्ड पॉइंट, सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, अगेन ये सेम ही है, पॉलिसीज इनको दिमाग में रख के बनाना चाहिए। The governments from time to time tried to give effect to some directive principles of state policy. They passed several zamindari abolition bills, nationalized banks, enacted numerous factory laws, fixed minimum wages. तो ये एग्जांपल्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शेप देने के लिए क्या क्या करा है पास्ट में। तो ये सारा कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनमें से एक दो याद होने चाहिए। Such efforts to give effect to the directive principles include the right to education, अगेन हमने बात कर ली ऑलरेडी है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री। अब ये वाला अच्छा एग्जांपल है कि लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने क्रिएट करी है, जो वो था ना कि पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट करने के लिए, ये उससे रिलेटेड, उसमें उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि क्या करा उसके लिए आपने, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे, बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि अपने बड़े ही उसको लोकल लेवल पे उनको पावर दे दी लोगों को कि अपने हिसाब से अब तुम अपनी जो भी तुम्हारे मिनी गाँव वगैरह की इशूज़ हैं उनको तुम लोग खुद निपटा लो। उसमें उनको राइट्स वगैरह भी प्रोवाइड करे कि गवर्निंग पावर्स भी दी और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी मीन्स प्रोवाइड करे गए। तो वो अच्छा एग्जांपल है। पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स चलते हैं जिनमें आपके पास पार्शियल राइट टू वर्क उसके अंडर मिलना चाहिए ना आपको, एज आपका लाइवलीहुड वगैरह प्रमोट होने के लिए। अगेन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। एंड मिड डे मील स्कीम, ये न्यूट्रिशन वाले पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है कि मिड डे मील स्कीम से क्या होता है, जो ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वगैरह उनमें खाना अच्छा मिलना चाहिए। अब वो रियलिटी अलग है कि हमारे कंट्री का दिमाग ही पीछे ही चलता है, कुछ और उल्टी डायरेक्शन में चलता है। तो वो मिड डे मील स्कीम जिस उसमें पतली सी दाल होगी, कुछ होगा ही नहीं उसमें, राइस वगैरह, इन सबसे प्रोटीन थोड़ी ना मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एक अंडा ऐड नहीं करा जाता इनसे क्योंकि वही दिमाग ख़राब है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, रियलिटी है, बट ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उन्होंने डायरेक्शन तो अच्छी देने की कोशिश करी थी कि ये सब होना चाहिए।
अब जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात होती है ना, तो एक और चीज़ के साथ में बात होती है कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये ऐड बाद में करा गया था अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 ये याद होना चाहिए और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आपको हर चीज़ में अमेंडमेंट इतनी सारी चीज़ों में 42nd अमेंडमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये याद होना चाहिए। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उससे ऐड करे गए थे और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऐसे ही 10 ड्यूटीज़ ऐड कर दी कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो, वो सब टाइप की चीज़ें। या एज सिटीजन्स हमको अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, हार्मनी प्रमोट करनी चाहिए, वही अच्छी-अच्छी बात है। However, it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं, इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फुलफिलमेंट पे हमारे बाकी राइट्स वगैरह डिपेंडेंट है। आपके वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सब तब भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? आप चाहे ड्यूटीज़ करो ना करो। वो ड्यूटीज़ वाली चीज़ तो ये इसलिए कि एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आप में थोड़ी अकल तो होनी चाहिए ना कि ये सब है और इसको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें ये सब करना, ठीक है? उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे इन ड्यूटीज़ को तो आपके राइट्स छिन जाएँगे, राइट्स आपके तब भी एग्ज़िस्ट करेंगे। अब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आपस की रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वो कुछ उसमें ऐड करता है, दूसरा उसमें ऐड करता है। एक दूसरे को उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, दे गो वेल टुगेदर। FRs restrain the government from doing certain things while directive principles exhort the government to do certain things। ठीक है, FRs क्या करते हैं? गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं। यही था ना जो हमने जो पहले भी बात करी और फर्स्ट चैप्टर में भी यही बात करी थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? वो राइट्स सिटीजन्स को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ज़्यादा हद से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट हद से ज़्यादा पावरफुल होती है वो सिटीजन्स की फ्रीडम को इट ट्राइज टू टेक इट अवे। तो वो ना हो, वैसी सिचुएशन ना आए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करे। तो क्या कर रहे हैं फर्स्ट? वो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोक रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने की डायरेक्शन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ, तुम जो भी पॉलिसीज़, लॉज़ क्रिएट करोगे वो तुम्हारा इन चीज़ों को मद्देनज़र, इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए तुमको क्रिएट करनी चाहिए। एफआर्स सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी का ओवरऑल वेल बीइंग प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का यही तो है ना, गोल्स किसके बारे में सेट है? वो ओवरऑल सोसाइटी के बारे में सेट है कि हमको एक कलेक्टिव बेनिफिट भी होना चाहिए, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करता है। अब ये जो रिलेशनशिप वाला टॉपिक है ना एफआर्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, तो इसमें सबसे मेन पार्ट एक्चुअली ये इन दोनों की आपस की एक लड़ाई भी है, जो कि ये लास्ट वाले पैराग्राफ में बड़े सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि असली तो इसके ऊपर बात चैप्टर 9 में होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 9 में बात होगी इसके ऊपर। तो ये आपस का इनका डिबेट बेसिकली बड़े ही शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड वर्जन में ये है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो जी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है? कोर्ट ने आके बोला तुम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो बट तुम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ आप लगा लो ऑलमोस्ट 15-20 साल ये आपस में बड़ी लड़ाई वगैरह चली थी, जिसमें डिसाइड क्या आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी। एक वो कुछ कर रहा है, ये दूसरा कुछ कर रहा है। तो ये बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है, बट यहाँ पे बड़ी शॉर्ट वर्जन में इसको समराइज़ करा हुआ है। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखना है कि केशव नंदा भारती केस। तो केशव नंदा भारती केस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है उनके लिए। तो 1973 केशव नंदा भारती केस, इसमें जाके एक न्यू चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट करी, जो कि ये जो आपस की लड़ाई थी, इस पे एक फुल स्टॉप लगा दिया। तो लड़ाई क्या थी कि गवर्नमेंट कहती थी कि हम तो अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, हम कुछ भी कर सकते हैं, इट इज़ आवर पावर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था तुम अमेंड कर सकते हो बट तुम फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है? उनको अमेंड नहीं कर सकते। तो वो ये हो जाता था ना कि अब अगर फंडामेंटल राइट्स को आपको चेंज भी करना, अपडेट भी करें, तो उसको कैसे करें, है ना? क्योंकि उस कोर्ट के हिसाब से क्या होगा कि एफआर्स तो जो भाई लिख के गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वही हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें टाइम के साथ बदलना होता है। अब पॉइंट ये है कि वो टाइम के साथ बदलना होता है वाले एक्सक्यूज़ को ये लेकर ना गवर्नमेंट अब उस पावर को मिसयूज़ कर सकती है। उसके नाम पे वो कुछ भी कर सकती है ना, वो कुछ भी, ये फंडामेंटल राइट हटा दिया, वो हटा दिया, तो उसको आप कैसे उसके अगेंस्ट लड़ोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इनोवेटिव चीज़, एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट क्रिएट करा कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके ये एक उस टाइम पे केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये टर्म क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है बट बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के है उसको, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और डिफाइन नहीं करा कि बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करा कि वो होता क्या है, बस बोल दिया कि बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अमेंड कर सकते हो। तो अब जो पार्लियामेंट इससे पहले कुछ भी करता आ रहा था, अब वो क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट अगर कुछ भी अमेंड करने की कोशिश कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आके उसको रोक सकता है कि भाई तुम बेसिक फीचर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो डिफाइन नहीं करा हुआ क्या है, बस ये बोल देते हैं। तो अब पार्लियामेंट कुछ कर नहीं सकता, है ना? तो ये यहाँ पे इसलिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है केशव नंदा भारती वाले केस में। अब वन ऑफ द मेन रीजंस, ये जो आपस की इनकी लड़ाई हो रही थी उसका वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड दिस वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने पहले भी बात करा था ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, उसको पढ़ने से पहले हमने बात करी थी कि आर्टिकल 31 भी हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो आर्टिकल 31 हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी एंड इट यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, बट ये वही हो गया कि अब राइट टू प्रॉपर्टी ओन करना, बट हमारी सोसाइटी तो बड़ी अनइक्वल थी, यहाँ पे इतने सारे लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम और वो प्रिविलेज्ड कास्ट वाला सिस्टम, सारा लैंड तो वही हड़प के बैठे हुए हैं। तो एक तरफ तो वो फंडामेंटल राइट हो गया आपका कि राइट टू प्रॉपर्टी है, बट दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं कि हमें पब्लिक वेलफेयर प्रमोट करना है, हमें सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करना है। तो वो प्रमोट करना है तो आपको राइट टू प्रॉपर्टी आपको हटाना पड़ेगा या उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो ये था एक्चुअली मेन रीज़न। रीजंस तो और भी थे, बट ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये इतनी आपस में इनकी कैट एंड माउस वाला गेम, टॉम एंड जेरी वाला लड़ाई होती रहती थी इनकी। But in 1973, Supreme Court gave a decision that the right to property was not part of the basic structure of the Constitution, and therefore Parliament had power to abridge this right by an amendment. तो ये हट गया basically. In 1978, the 44th Amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under Article 300A. तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये अब डिक्लेयर हो गया था ना 1973 में, ये डिसाइड हो गया था कि इट्स नो मोर अ फंडामेंटल राइट, मतलब इट इट डजंट क्वालिफाई टू बी अ फंडामेंटल राइट। 1973 में ये डिसाइड हुआ। तो 44th अमेंडमेंट होती है 1978 में, जिसमें क्या हुआ, इसको जो फंडामेंटल राइट की जो पोजीशन थी उससे हटा दिया जाता है। वहाँ से हटा के इसको आर्टिकल 300A के अंडर एक सिंपल लीगल राइट बना दिया। ठीक है, आई समझ। यहाँ पे हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होता है। बड़ा लंबा चैप्टर था ये, और दूसरी वाली जो बुक है अपनी 11th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है, उस पे भी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करी हुई है सारी क्लासेस। तो प्लीज़ अगर वो देखनी किसी को, देख लो यार, उस पे व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे। बाकी अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, उससे बहुत हेल्प हो जाती है। और अगर कोई सजेशन वगैरह हो तो उसको कमेंट्स में आप लिख सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।